दोस्तों आज हम एक ऐसा ताला खोलने वाले हैं जिसकी बदौलत आपको रोड एकदम सीधे दिखाई देने वाली है और सारी की सारी चीजें विजुलाइज होने वाली है, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं अनलॉकिंग द जर्नी ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। पहली बार YouTube पर होने जा रहा है ऐसी अनलॉकिंग जिसमें एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की सारी डिटेल हर एक सिविल इंजीनियर जान पाएगा, चाहे आप डिप्लोमा होल्डर हैं, चाहे आपने डिग्री होल्डर हैं, या आपने कर लिया है एमटेक या उससे आगे PhD लेवल तक जा रहे हैं। हर किसी के लिए एस्टिमेशन कॉस्टिंग की इंपॉर्टेंस और कैसे आप इससे जॉब तो कर ही पाओगे और पैसा अर्न कर पाओगे इस इंडस्ट्री में, पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल एक ही वीडियो में आज आपको मिलने जा रहा है। एस्टिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बात होती है क्वांटिटीज की, जिसमें बात होती है कॉस्ट की, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में होनी चाहिए वो बात होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के रेस्पेक्ट में। देखिए यहां पर जिस तरह से आप डेफिनेशन देख पा रहे हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैलकुलेशन हो रही है क्वांटिटीज की, जिसमें बात हो रही है कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम्स की, किसके रेस्पेक्ट में, कनेक्शन विद द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के रेस्पेक्ट में, उसको बोला जाता है एस्टिमेशन कॉस्टिंग। जैसा कि मेरे हाथ में आप ये फोन देख पा रहे हैं, इस फोन की मैन्युफैक्चरर कंपनी को इस फोन को बनाने से पहले भी एस्टिमेट करना पड़ा होगा कि इस फोन का खर्चा क्या आने वाला है। वो कैसे किया होगा? उन्होंने भी सेम क्वांटिटी निकाली होंगी, उन्होंने भी सेम कॉस्ट निकाली होगी, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? मोबाइल फोन के रेस्पेक्ट में, तब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के रेस्पेक्ट में नहीं। आपकी घर में मम्मी भी डेली करती हैं एस्टिमेट। कैसे करती हैं? डेली क्वांटिटी निकालती हैं कि भैया आज मुझे 250 ग्राम आटा लेना है या आधा किलो आटा लेना है, जब मुझे आटा बनना है उसके बाद रोटी बनानी, कितने लोगों के लिए रोटी बनानी है, ये पूरा एस्टिमेट डेली किया जाता है आपकी मम्मी के द्वारा। देखिए एस्टिमेट इसी पार्ट को कहते हैं कि काम होने से पहले किया गया कैलकुलेशन, की गई क्वांटिटीज, निकाली गई कॉस्ट, इन सारे पार्ट को कहा जाता है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो सिंपल से भाषा में आपको समझ में आया एस्टिमेशन कॉस्टिंग का मतलब और इस प्रोसेस के बारे में। कौन सा प्रोसेस हो रहा है? यहां पर एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसमें कैलकुलेशन की जा रही है क्वांटिटीज की, कॉस्ट निकाली जा रही है वेरियस आइटम्स की। कौन से आए हैं ये आइटम्स? ये आइटम जिस तरह से इस फोन में लगने वाला कैमरा एक आइटम है, इस फोन में लगने वाली बैटरी एक आइटम है, इस फोन में लगने वाला डिस्प्ले एक आइटम है, सेम आपके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में लगने वाला फॉर्मवर्क एक आइटम है, आपके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में लगने वाला कंक्रीट भी एक आइटम है, और आपके प्रोजेक्ट में लगने वाले ब्रिक वर्क भी एक आइटम है। इन आइटम्स की क्या की जा रही है? यहां पर बात की जा रही है। अब दोस्तों एस्टिमेशन कॉस्टिंग का प्रोसेस जानने के बाद इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आपको नेसेसरी है एस्टिमेशन को प्रिपेयर करते टाइम। आइए एक एक करके जानते हैं इस पूरे प्रोसेस को कि कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट जो आपको नीड पड़ेगी इस एस्टिमेशन को बनाने में। वीडियो को पसंद आ रही हो तो देखो वीडियो को लाइक करते हुए चलो, देखो मेरा उत्साह बढ़ाओगे तब मैं आपके सामने और एनर्जी से डिलीवर कर पाऊंगा इस अनलॉकिंग द जर्नी ऑफ एस्टिमेशन कॉस्टिंग के कंटेंट को। हेलो इंजीनियर, सिविल गुरुजी लाया है आपके लिए क्विज टाइम, जहां आपको मिलेगा हर दिन 500 रुपए जीतने का मौका। बस आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है, इसका नोट्स बनाना है और डेली सिविल गुरुजी के ऐप पर जाकर के इस वीडियो से रिलेटेड देने हैं क्विज के जवाब और जीतने हैं इंटरेस्टिंग कैश प्राइज। और इंजीनियर्स क्विज की अधिक जानकारी के लिए डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, जाकर चेक करिए और जरूर देखिए। तो पहला पॉइंट यहां पर जो आता है वो है अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट स्कोप। देखो जब भी आप एस्टिमेशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास प्रोजेक्ट का स्कोप पता होना चाहिए। देखो प्रोजेक्ट का स्कोप समझने के लिए ऐसा समझो जितनी भी फिजिकल या फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये आपको पता हो। लाइक आपको प्रोजेक्ट के प्लान्स होने चाहिए आपके पास डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए, और साथ में जितने भी अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इस एस्टिमेशन को बनाने टाइम यूज आएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसलिए सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट का स्कोप, आपके पास नीड है सबसे पहली। दूसरा पॉइंट है साइट एनालिसिस। जब भी आप कोई एस्टिमेशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो यदि आपके पास साइट अवेलेबल है, अगर आप वहां पर फिजिकली विजिट कर सकते हैं तो डेफिनेटली विजिट कीजिए, क्योंकि साइट का कैरेक्टरिस्टिक्स जानना बहुत जरूरी है। कई ऐसी क्रिटिकल साइट्स होती हैं जहां पर टोपोग्राफी बहुत डिफरेंट होती है, बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट हो जाती है। वहां पर कई ऐसी चीजें होती हैं जो आपको देखकर पता चलता है कि भैया मैं इसको भी ऐड ऑन करूंगा, इस आइटम को भी ऐड ऑन करना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि हमें इस आइटम की वजह से कॉस्ट काफी ज्यादा डिफर हो सकती है। तो काफी सारे ऐसे रेट्स होते हैं जो सिग्निफिकेंटली आपके प्रोजेक्ट के कॉस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, इसलिए साइट पर जाकर विजिट जरूर कीजिएगा। हो सकता है तो डेफिनेटली करना चाहिए आपको। थर्ड पॉइंट आता है ड्राइंग लाइक प्लान, एलिवेशन एंड सेक्शन।
ऑब्वियसली जब भी आप एस्टिमेशन कर रहे हैं तो आप उस टाइम कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है, एग्जीक्यूशन नहीं चल रहा है, वो आपका प्री स्टेज में काम हो रहा है, तब आप एस्टिमेशन कर रहे हैं। मतलब प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले आप एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कर रहे हैं, आप बजट निकाल पा रहे हैं, आप क्वांटिटीज बता पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास साइट नहीं है, आपके पास है, वहां पर काम नहीं होते हुए दिख रहा है। आपके पास क्या है? आपके पास है ड्राइंग्स। और कौन सी ड्राइंग्स होने चाहिए? एलिवेशन होने चाहिए, आपके पास सेक्शन होने चाहिए, प्लान्स होने चाहिए। ये सारी चीज दूंगा मैं आपको। कहां मिलेगा? वीडियो में बने रहो इस पूरे सेक्शन में, क्योंकि ये खाली एक वीडियो नहीं है, ये पूरी जर्नी है एस्टिमेशन कॉस्टिंग की, इसलिए बने रहिएगा। और आप लोग को यदि मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो देखो वीडियो को लाइक तो करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है सिविल की बात गुरुजी के साथ, क्योंकि ड्राइंग लाइक प्लान्स एलिवेशन सेक्शन आज आपको मिलने वाला है। कहां मिलेगा पूरा डिटेल में आपको आज बता के जाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहां पर लेबर कॉस्ट। ऑब्वियसली जब भी आप एस्टिमेशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये जो रिक्वायरमेंट की हम जो बात कर रहे थे उसमें लेबर की कॉस्ट कहीं ना कहीं आप पे इंपैक्ट करेगी आपके एस्टिमेशन को। क्यों? क्योंकि देखिए लेबर की कॉस्ट कहीं ना कहीं जोन बाय जोन डिफर करती है। यदि आप पूरे ऑल ओवर इंडिया वर्क कर रहे हैं, इवन आप अब्रॉड भी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि सिविल गुरुजी के जो इंजीनियर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जुड़े हुए हैं या कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस हाईवे कंस्ट्रक्शन में जुड़े हुए हैं, तो जो भी कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स में जुड़ा हुआ है, जरूरी नहीं है वो इंडिया में जॉब कर रहा है भाई, वो अब्रॉड भी जॉब कर रहा है, वो सऊदी अरेबिया में भी है, वो दुबई में भी है, वो ओमान में भी है, वो कतर में भी है, इवन ऑस्ट्रेलिया तक सिविल गुरुजी के इंजीनियर्स बैठे हुए हैं। और सिविल गुरुजी का कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स करने के बाद आज उन कंपनीज में इंडिया के बाहर जाकर भी एस्टिमेशन कर पा रहे हैं। तो देखिए लेबर का कॉस्ट इंडिया के हर एक जोन में तो बदलेगा, यहां तक कि अब्रॉड में वर्क करोगे तो भी बदलेगा। तो इन लेबर की कॉस्ट के लिए आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आप किस जोन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किस जोन में जाके आप एस्टिमेशन बना रहे हैं, उस जोन के लेबर के रेट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके प्रोजेक्ट के एस्टिमेशन में और जब आपकी कॉस्टिंग निकलेगी, बजट निकालोगे, उसमें सिग्निफिकेंटली रोल अदा करते हैं। और इससे कहीं ज्यादा रोल अदा करते हैं मटेरियल और इक्विपमेंट कॉस्ट, क्योंकि मटेरियल जोन तो में तो चेंज होगा रेट उसका, इवन आपके वेदर कंडीशन पे भी कहीं ना कहीं मटेरियल के अवेलेबिलिटी पर इफेक्ट आता है कि बारिश के मौसम में कुछ चीजें कम हो जाती हैं, ज्यादा हो जाता है, इस तरह की अवेलेबिलिटी। साथ में फैक्टर्स, कई सारे फैक्टर्स होते हैं मटेरियल को, कितना दूर है आपका साइट मटेरियल स्टोरेज से, मतलब सिटी की कंडीशन पे रहे, सिटी से बाहर है, मटेरियल की कॉस्टिंग में क्या होगा? इफेक्ट होगा। यहां तक कि इक्विपमेंट कॉस्ट, आपके इक्विपमेंट जो है, टूल्स हैं, वो आपको रेंट पे लाने पड़ रहे हैं या कंपनी के खुद के हैं, तो भैया उनकी मेंटेनेंस क्या है, उनकी रनिंग कॉस्ट क्या है, इनका एनालिसिस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। जब भी आप एस्टिमेशन बनाओ, एज अ प्रोफेशनल आप वर्क कर रहे हैं, तो आपको ये रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एस्टिमेशन में जाइएगा। और देखिए दोस्तों, ये एस्टिमेशन कॉस्टिंग की जर्नी पूरी चलेगी। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि सिविल गुरुजी इस दिवाली के मौके पर, क्योंकि ये दिवाली पूरी नॉलेज वाली होने वाली है, क्योंकि बोगो स्पेशल ऑफर तो आ चुका है आपके साथ। देखो बोगो स्पेशल ऑफर क्या है कि यदि आप बाय वन, बोगो मतलब बाय वन गेट वन, अगर आप कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कॉप्स फॉर बिल्डिंग में जुड़ते हैं और जिसकी फीस है 17,847 रुपीज, 17,847 रुपए, लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलेगी इसकी आपके साथ। लेकिन इसके इतना ही नहीं, इस दिवाली पर जो नॉलेज वाली होने वाली वो क्या है कि बिल्डिंग के साथ साथ हाईवे कंस्ट्रक्शन भी आपको सीखने का मौका मिल रहा है, वो भी 2 साल की वैलिडिटी। मतलब जो जिस कोर्स में आप ज्वाइन कर रहे हैं वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ साथ जो कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जिसकी नॉलेज भी सिविल गुरुजी आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो भी हाईवे कंस्ट्रक्शन की, तो उसकी 2 साल की वैलिडिटी के साथ भी आपको ये मिल रहा है। मतलब लाइफ टाइम प्लस 2 ईयर वैलिडिटी, लेकिन केवल 447 इंजीनियर, 447 इंजीनियर्स के लिए ही ये मौका है। 9111001234 जो नंबर देख पा रहे हो, इस नंबर पे आपको कॉल करना है और कॉल करके इस ऑफर के बारे में और जान लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं ज्यादा बताने जाऊंगा तो ऑब्वियसली ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और जर्नी ऑफ द एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको ये नंबर दे दिया है, इस नंबर पे मेरी काउंसलिंग टीम से और डिटेल में बात कर लो इस ऑफर के बारे में। और एक और बात बता दूं कि कॉप्स फॉर बिल्डिंग में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कॉप्स फॉर हाईवे भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहो तो BIM का मौका भी लेकर आ गए कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग जो पूरा कोर्स है, ये कोर्स भी आपको यहां पर मिल सकता है। मतलब या तो हाईवे ले लो इसके साथ में या BIM ले लो। तो चलिए ये बात तो हो गई यहां पर कि बोगो से आपकी ये दिवाली नॉलेज वाली हो जाएगी। 9111001234 और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, डायरेक्टली अगर जाना हो आपको, काउंसलिंग टीम से बात ना करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना तो काउंसलिंग टीम से और जान लो इस ऑफर के बारे में, मिस से समझ गए हो तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। लेकिन दोस्तों अब आ जाते हैं वापस से जर्नी ऑफ एस्टिमेशन कॉस्टिंग में कि देखो टाइप्स ऑफ
ऑफ एस्टिमेशन। अब कितने तरह से एस्टिमेशन बनाया जाता है, कौन कौन से एस्टिमेशन बनते हैं बेसिकली, और किस स्टेज में कौन सा एस्टिमेशन बनता है, अब इसके बारे में बात करेंगे। देखिए इतने सारे एस्टिमेशन आपको दिखाई दे रहे होंगे, प्रीलिमिनरी, डिटेल्ड, लाइफ साइकिल, सप्लीमेंट्री, रिवाइज एस्टिमेशन। तो सबसे पहला जो एस्टिमेशन आता है वो है प्रीलिमिनरी एस्टिमेशन। प्रीलिमिनरी नाम से समझ में आ रहा है, प्रीलिमिनरी मतलब इनिशियल। जो एस्टिमेशन इनिशियल स्टेज पे बनाया जाए जिससे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दे वो होता है प्रीलिमिनरी। मान लीजिए मेरे पास एक लैंड है और उस लैंड पर मैं एक मॉल कंस्ट्रक्शन करने चाहता हूं, मैं एक मॉल बनाना चाहता हूं, तो मैंने किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को अप्रोच किया या मैंने किसी एस्टिमेशन कॉस्टिंग इंजीनियर को संपर्क किया। मैं क्यों संपर्क कर रहा हूं? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं मॉल बनाने में कितना खर्चा आएगा। मैं जानना चाहता हूं मॉल बनाने में मुझको कितना खर्चा आएगा, क्या मेरी जेब में अफोर्ड करती है उतना खर्चा। अगर ये मुझे पता चल जाए तो मैं सोच सकता हूं आगे की बातें कि हां भैया अब मुझको जो है आगे और भी चीजें बनानी, मुझे ड्राइंग्स बनवानी पड़ेंगी, मुझे अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने पड़ेंगे, कई सारे मटेरियल की बात करनी पड़ेगी। तो इस समय पे जो एस्टिमेशन बनाया जाएगा उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एस्टिमेशन। जैसा कि यहां पर लिखा है, इनिशियल स्टेज पे एक एस्टिमेट बना रहे हैं, एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकाली जा रही है जिससे मैं आइडिया ले सकूं कि हां अभी वक्त है ये सही कि मुझे मॉल का कंस्ट्रक्शन अपनी लैंड पे करना चाहिए। तो ये पहला एस्टिमेशन होता है प्रीलिमिनरी एस्टिमेशन। दूसरा आता है डिटेल्ड एस्टिमेशन। मान लीजिए अब मेरा पूरा बात हो चुकी है, मैं मन बना के बैठा हुआ हूं कि भैया अब मुझको जो है बिल्डिंग बनाना है, अब बताओ कितना खर्चा आएगा। अप्रोक्सीमेट नहीं, पूरा डिटेल्ड कितना खर्चा आएगा। वह अप्रोक्सीमेट की बात नहीं करेंगे, अब बताओ कितना डिटेल्ड खर्चा आएगा। क्योंकि देखो आप जो वीडियो सुन रहे हैं ना आज मेरी, आप भी खुद सिविल इंजीनियर हैं और मैं आपसे बोलूं कि मेरे लिए एक डिटेल्ड एस्टिमेशन तैयार करके बैठ जाओ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आप डिटेल्ड एस्टिमेशन तैयार कर सकते हैं। यस और नो में मैं आंसर चाहता हूं। अगर आपका जवाब नो है तो भैया ये वक्त है सीख जाओ, क्योंकि ये समय जो है, जब आपको ये वीडियो देख पा रहे हैं, इस जर्नी को समझ पा रहे हो, इसका बहुत बड़ा स्कोप है, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। कहीं ना कहीं आपको इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो बहुत आगे लेके जाएगा। आप खुद का बिजनेस कर रहे हो तो आपको और भी आगे लेकर जाएगा ये। इसलिए अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजर कंसल्टेंट बनना है, आपको क्वांटिटी सर्वेयर बनना है, आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग इंजीनियर बनना है, आपको बिलिंग इंजीनियर बनना है, पहली सीढ़ी ये वीडियो ही है, ये जो आज आप देख रहे हैं। तो डिटेल एस्टिमेशन मतलब क्या होता है कि हमारे प्रोजेक्ट की पूरी क्वांटिटी पता चल जाए, हर एक कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस की, हर एक आइटम की हमें क्या पता चल जाए, क्वांटिटी पता चल जाए। कि आज मुझे पता चल जाए मेरे इस बिल्डिंग में कितना क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगने वाला है, ये मुझे पहले पता चल गया। मुझे पता चल जाए इस पूरे बिल्डिंग में कितने ब्रिक्स लगने वाले, कितने क्वांटिटी में ब्रिक लगने वाले हैं, ये पूरा डिटेल्ड मुझे पता चल जाए कितनी क्वांटिटी में लगने वाला है, दैट इज डिटेल्ड एस्टिमेशन। मुझे पता चल जाए ये ब्रिक वर्क लगने का प्रोसेस है, इसकी कॉस्टिंग क्या होगी, इसकी कॉस्टिंग क्या होगी, ये मुझे पता चल जाए, ये है डिटेल्ड एस्टिमेशन। मुझे पता चल जाए इस पूरी बिल्डिंग में लगने वाला जो प्लास्टर है उसमें कितना खर्चा होने वाला है, पहले ही पता चल जाए, और एग्जैक्टली लगभग एग्जैक्टली पता चल जाए, दैट इज डिटेल्ड एस्टिमेशन। मतलब कि आपके बिल्डिंग को बनाने से पहले आपको पता चल जाए कितना खर्चा होने वाला है इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, दैट इज डिटेल्ड एस्टिमेशन। इसमें एक्यूरेसी रखनी पड़ती है। जब भी कोई सिविल इंजीनियर और एस्टिमेशन इंजीनियर इसको बनाता है तब आपको पूरी की पूरी एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी, आपको ड्राइंग समझने पड़ेंगे, आपको स्पेसिफिकेशन समझने पड़ेंगे, आपको BIS की जानकारी होनी पड़ेगी। ये जानकारी कहां मिलेगी? देखो कोई कॉलेज में एस्टिमेशन का इतना डिटेल्ड वीडियो नहीं देखा होगा आपने, इतना डिटेल्ड लेक्चर नहीं देखा होगा। ये मिलेगा सिविल गुरुजी के कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स के अंदर। वहां पे पूरा BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो जिसकी आप बात करते हैं IS कोड, वहां पे पूरा डिटेल में है, वहां पे पूरा स्पेसिफिकेशन डिटेल्ड में है, वहां पे पूरे ड्राइंग्स पढ़ाए गए हैं, वहां पे एक एक आइटम क्यों लगना है ये तो पढ़ाया है, इसकी क्यों क्वांटिटी निकाली जाती है, कितनी क्वांटिटी निकाली जाती है, कितनी कॉस्ट निकाली जाती है, ये भी सिखाया है। तो डिटेल्ड एस्टिमेशन में ये निकाला जाता है कि ताजमहल बनने से पहले ताजमहल की कॉस्ट पता चल जाए, शाहजहां को तो अगला ताजमहल भी दूर नहीं। अब आता है दोस्तों रिवाइज्ड एस्टिमेशन। नाम से समझ में आ रहा है किसी एस्टिमेशन को रिवाइज्ड किया जा रहा है, दोबारा बनाया जा रहा है। लेकिन क्या है ये रिवाइज्ड एस्टिमेशन, कब बनाया जाएगा? देखिए रिवाइज्ड एस्टिमेशन एक डिटेल्ड एस्टिमेशन ही है। ये तब बनाया जाता है जब आपका डिटेल्ड एस्टिमेशन की जो सैंक्शनड वैल्यू है वो 5% से कहीं ज्यादा इंक्रीज हो जा रही है, 5% या 5% से ज्यादा इंक्रीज हो जा रही है जो ओरिजिनल वैल्यू आपने डिटेल्ड एस्टिमेशन में दी थी। ये क्यों होता है? देखिए मान लीजिए आपने जब एस्टिमेशन बनाया तब किसी मटेरियल की वैल्यू X थी,
लेकिन जब आपका एग्जीक्यूशन हो रहा है उस मटेरियल की वैल्यूज क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है, या मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो गई, लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो जा रही है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी सैंक्शनड वैल्यू है उससे कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन के टाइम पर आपके कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट की कॉस्ट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। इस कंडीशन में 5% से लेके या 5% या 5% से ज्यादा होगा तब यह किया जाता है, तब परफॉर्म होगा आपका रिवाइज्ड एस्टिमेशन। अब दोस्तों ये जो बात बोल रहा हूं ये मैं नहीं बोल रहा, ये दोस्तों आपके ही स्पेसिफिकेशन के द्वारा बोला गया है। रिवाइज्ड एस्टिमेशन के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट एक और एस्टिमेशन आता है वो है यूनिट प्राइस एस्टिमेशन। बहुत चलता है मार्केट में यूनिट प्राइस एस्टिमेशन, जितने आप कॉन्ट्रैक्टर देखेंगे आसपास सब यूनिट प्राइस एस्टिमेशन में काम कर रहे हैं। देखिए यूनिट प्राइस एस्टिमेशन मतलब क्या हुआ, किसी एक यूनिट से आपने ओवरऑल क्या कर दिया, प्रोजेक्ट जो फ्लोर एरिया है उसकी मल्टीप्लाई कर दी। मान लीजिए जैसे आपने सुना होगा ना कि आज जो है किसी कॉन्ट्रैक्टर ने 1200 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से काम लिया या 2000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से काम लिया, तो क्या करते हैं ये यूनिट प्राइस एस्टिमेशन में अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करते हुए एक एस्टिमेशन बना के आपको दे देते हैं कि भैया इतना मोटा मोटा इतना खर्चा आने वाला है। इस वाले एस्टिमेशन में एक्यूरेसी एज कंपेयर टू डिटेल्ड एस्टिमेशन चीजें कम खोली जाती हैं। इस एस्टिमेशन को जनरली प्लिंथ एरिया एस्टिमेशन भी बोल देते हैं। और देखो इसमें करना क्या होता है, इसमें सिंपल सी बात है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स एज ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो सिविल इंजीनियर एज ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से, मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट को खत्म किए, खत्म करने के बाद एक अमाउंट आया कि इनका भैया 1 करोड़ में इनका पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हुआ, और जो आपका फ्लोर एरिया था वो मान लीजिए कि 10,000 स्क्वायर फीट था। ठीक है, 10,000 स्क्वायर फीट, तो 1 करोड़ का डिवाइड कर दिया 10,000 स्क्वायर फीट से, एक वैल्यू आई x, मतलब 1 स्क्वायर फीट बनाने में कितना वैल्यू आया, वो x वैल्यू आया। अब x वैल्यू मान लेते हैं मोटा मोटा 1000 रुपए आया, 1000 रुपए स्क्वायर फीट एक मोटा मोटा वैल्यू आ रहा है। वो जो 1000 रुपए जो वैल्यू आया है, अब अगले प्रोजेक्ट में क्या होगा कि उनके लिए एक थंब रूल हो गया वो, अब इतना 1000 रुपए जो वैल्यू आया मल्टीप्लाई कितना आपका फ्लोर एरिया है उससे मल्टीप्लाई करके एक मोटा अमाउंट यहां पे बता दे कि इतना अमाउंट आपके इस प्रोजेक्ट में आने वाला है। अब जरूरी नहीं ये इसी प्रोसेस को अपनाएं, हो सकता है दूसरा प्रोसेस पूरा सॉल्व करने के बाद, पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट निकालने के बाद आपको जो है मल्टीप्लाई कर दें आपके फ्लोर एरिया से, तब आपको कॉस्ट बताएं। ये भी प्रोसेस किया जाता है। बेसिकली इसको बोला जाता है यूनिट प्राइस एस्टिमेशन, जिसमें बात की जाती है यूनिट के बारे में, जिसमें बात की जाती है यूनिट प्राइस के बारे में कि 1200 रुपए स्क्वायर फीट, 1500 रुपए स्क्वायर फीट, 2000 रुपए स्क्वायर फीट बेसिकली कॉस्टिंग आती है। अब आता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एस्टिमेशन, और हो सकता है इस वीडियो को देखने से पहले आपको इस वाले एस्टिमेशन के बारे में कम जानकारी हो, दैट इज सप्लीमेंट्री एस्टिमेशन। देखिए सप्लीमेंट्री एस्टिमेशन कब बनाया जाता है, जब आपका प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में किसी कारणवश किसी भी तरह का एडिशनल वर्क इन्वॉल्व हो रहा है या सेम वर्क को चेंज करके कुछ और वर्क यहां पे कराया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपके किसी साइट पर आज आपने एस्टिमेशन के टाइम पर एक मटेरियल लिया, आपने जो है पेंटिंग वर्क में बताया कि मैं डिस्टेंपर पेंट यहां पे करने वाला हूं। मान लीजिए आपने किसी एस्टिमेशन में एक पेंट दिया डिस्टेंपर पेंट, जिसका एक बेसिक सा रेट था, और क्लाइंट ने वहां पे अप्रूवल भी दे दी अपने बजट के अकॉर्डिंग। लेकिन जब यहां पे वर्क एग्जीक्यूट हो रहा था और क्लाइंट के पास मान लीजिए कुछ पैसा आ चुका है और ज्यादा, अब क्लाइंट चाहता है यहां पर डिस्टेंपर पेंट नहीं होना, अब यहां पर भैया पेंट यहां पर महंगा वाला लगाया जाएगा, यहां पे प्लास्टिक इमल्शन पेंट लगाए जाएंगे, यहां पर एपेक्स लगाया जाएगा बेसिकली, या और भी पेंट जो मार्केट में महंगे पेंट आते हैं डिस्टेंपर के कंपैरिजन में, या सस्ते भी हो सकते हैं। ऐसे कंडीशन पर जो हम बात कर रहे हैं एक सप्लीमेंट्री एस्टिमेशन एड ऑन करके लगाया जाएगा उस डिटेल्ड एस्टिमेशन के साथ में, और ये सप्लीमेंट्री एस्टिमेशन भी डिटेल्ड एस्टिमेशन के फॉर्मेट पर ही काम करेगा। इस एस्टिमेशन को बोला जाता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेशन। जब आपके किसी कारणवश, चाहे वो स्ट्रक्चर के कारणवश हो सकता है, किसी मटेरियल के डेविएशन के कारण हो सकता है, और इस कंडीशन पर हमें चेंजेस करने पड़ रहे हैं या एड ऑन करने पड़ रहे हैं, तब बनाया जाता है कौन सा एस्टिमेशन, सप्लीमेंट्री एस्टिमेशन। अब दोस्तों लास्ट एस्टिमेशन जो कि एक और टाइप है वो है लाइफ साइकिल कॉस्ट एस्टिमेशन। देखिए लाइफ साइकिल कॉस्ट एस्टिमेशन ये क्या है, इस पूरे एस्टिमेशन के दौरान हम जो है प्रोजेक्ट की, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की बात तो करते ही हैं, इसके साथ साथ हम बात करते हैं मेंटेनेंस की, कि फ्यूचर में होने वाले जितने भी मेंटेनेंस होंगे उन सबको एड ऑन्स किया जाता है। फ्यूचर में होने वाले जितने भी करेक्शन और चेंजेस होंगे उन सब की बात यहां पर की जाती है। फ्यूचर में होने वाले जितने फॉल्टी चीजें हैं उन सब की बात की जाती है इस पूरे लाइफ साइकिल कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर। तो देखिए कुछ प्रकार थे जिसमें हमने बात की प्रीलिमिनरी एस्टिमेशन की, जिसमें हमने बात की डिटेल्ड एस्टिमेशन की, जिसमें हमने बात की रिवाइज्ड एस्टिमेशन की, जिसमें हमने बात की यूनिट प्राइस एस्टिमेशन,
एस्टिमेशन, सप्लीमेंट्री एस्टिमेशन और लाइफ साइकिल कॉस्ट एस्टिमेशन की, सभी में एक ही बात कॉमन है, कॉस्ट निकाली जा रही है। सभी में एक ही बात कॉमन है, लगभग डिटेल्ड एस्टिमेशन किया जा रहा है यहां पर। दोस्तों एस्टिमेशन के टाइप समझने के बाद अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और जिसका नाम भी इंपॉर्टेंस है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन की, कि एस्टिमेशन की हमें जरूरत ही क्यों पड़ रही, क्या है इसके ऐसे इंपॉर्टेंस जिसके कारण एस्टिमेशन बनाया जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है यहां पर कॉस्ट कंट्रोल। देखिए जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं या जितने भी हाउस ओनर्स होते हैं, ये क्या चाहते हैं, एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट चाहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने से पहले। क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये पता करते हैं, ये अलाउ करते हैं इफेक्टिव बजटिंग और साथ में कॉस्ट कंट्रोल। और क्यों? क्योंकि जो प्रिवेंट कर पाए किसी भी तरह का प्रोजेक्ट ऑनगोइंग होने के बाद किसी भी तरह का बजट में कमी ना हो, किसी भी तरह का प्रोजेक्ट की कॉस्ट अनएक्सपेक्टेड बढ़ ना जाए, किसी भी तरह का जो है फाइनेंशियली वायबल रहे, फाइनेंशियली स्ट्रांग रहे। इसलिए पहले आइडिया लेते हैं कि कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें कि भैया कितना कॉस्ट किस आइटम में आएगा। इसलिए डिटेल्ड एस्टिमेशन की यहां पर बात की जाती है किसी हर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी और यहां तक कि हाउस ओनर के द्वारा, कि आपके कंस्ट्रक्शन होने के दौरान कौन सा आइटम कितनी क्वांटिटी में लगने वाला है, कितनी कॉस्टिंग उसकी आने वाली है, इसका पता पहले यदि कर लेंगे तो भैया आपका कॉस्ट कंट्रोल ऑब्वियसली होगा। आपने देखा होगा आपने आस पड़ोस में कि जब कोई अपना कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, कुछ टाइम बहुत तेजी से चलता है, लेकिन कुछ समय में जाके या तो स्लो रेट हो जाता है या बंद हो जाता है कुछ समय के लिए। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियली अपने आप को जो है कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि वो फाइनेंशियली वायबल नहीं रह पाते, क्योंकि वो बजट नहीं निकाले पहले। ऑब्वियसली बजट नहीं निकालोगे तो बाद में जाते जाते फंसते जाओगे। ऑब्वियसली आप भी समझते हैं, किसी भी तरह का आप ट्रिप बनाते ऑर्गेनाइज करते हैं, आप कहीं होटल में जाते हैं, तो ऑब्वियसली आप पहले जेब देखते हैं कि जेब में कितना पैसा है, चेक करते हैं अपने पर्स में कि आज कितना पैसा या कितना अकाउंट में पैसा है, तभी जाकर आप जो है किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। मतलब घूमने वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, वहां पर भी एग्जीक्यूट कब होगा? जब आपके पास बजट होगा, कॉस्ट को कंट्रोल करने का तरीका होगा, आपको पता होगा कि मैं इतना पैसा यहां खर्च करूंगा। मान लीजिए आज आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो और आपने पहले से बजट बना के रखा कि इतना 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 यहां खर्च होगा, खाने में इतना पैसा खर्च होना है, पीने में इतना पैसा खर्च होना है, देने में इतना पैसा खर्च होना है। आपने पहले से लिख लिया, यदि ये पैसा पहले से आपने लिखा तो जब आप खर्चा करने जाओगे और आपके सामने लिस्ट होगी तो उतना ही पैसा खर्च होगा आपसे। हाँ ऊपर नीचे चलता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ, लेकिन लगभग आपको पता रहेगा इतने में भैया मुझे कंट्रोल करना है। अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो ऑब्वियसली आपका बजट बिगड़ गया। जब बजट बिगड़ गया तो कॉस्ट कंट्रोल नहीं हुई। इस कॉस्ट कंट्रोल को करने के लिए हमें पहले एस्टिमेशन बनाना पड़ता है। इसलिए यहां पर पहला इंपॉर्टेंस पॉइंट आता है एस्टिमेशन का, वो है कॉस्ट कंट्रोल। दूसरा पॉइंट आता है यहां पर प्रोजेक्ट की प्लानिंग। ऑब्वियसली देखिए जब आप एस्टिमेशन करते हैं तो आपको जो है एक्यूरेट एस्टिमेशन की क्वांटिटी मिल पाती है, जिससे जो है प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर पाते हैं आप कि कोई समय पे कौन सा काम होगा, मतलब प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग भी कर पा रहे हैं आप यहां पर। और ये कहीं ना कहीं रियलिस्टिक टाइमलाइंस को शो करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किसी भी तरह का डिले नहीं होने होगा, क्योंकि आपने पहले से क्वांटिटीज निकाली हुई है। तो जो रिसोर्सेज मंगाने हैं, मटेरियल्स मंगाने हैं हमें साइट पर, वो टाइमली पहुंच पाएंगे। कि आज हमारे साइट पर कंक्रीटिंग होने वाले, कितना कंक्रीटिंग होने वाला है ये पहले हमने फाइंड आउट कर लिया, हमने एस्टिमेशन में निकाल लिया। तो कितना ऑर्डर आज करना है, फुटिंग को कास्टिंग करवाते टाइम सैंड का, वो पहले से पता होगा। रिसोर्स अवेलेबल होंगे तो लेबर भी प्रोडक्टिविटी अपना काम टाइम पर कर पाएगी और टाइम किसी कारणवश काम आपका नहीं रुकेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो तब हो पाएगा जब आपने एस्टिमेशन का टास्क परफॉर्म किया हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपने एस्टिमेशन कॉस्टिंग परफॉर्म किया होगा, यदि आप एस्टिमेशन कॉस्टिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो तीसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि वो भी आप किसी कंपनी के लिए फायदा करा सकते हैं, वो है बिडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। जब भी आप एस्टिमेशन बनाते हैं तो एस्टिमेशन बनाते टाइम जो आपकी कंपनीज होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो बिडिंग करते हैं, बेसिकली उनके पास प्रॉपर एक स्पेस होगा। स्पेस मतलब प्रोजेक्ट प्रॉफिट मार्जिन होगा, कि प्रॉपर प्रोजेक्ट मार्जिन का मतलब है कि जब बिडिंग के दौरान कंपटीशन होगा कुछ लोगों के बीच में, तब उनके पास पता होना चाहिए कितना मार्जिन आज अवेलेबल है जब वो बिडिंग कर पाए। बेसिकली बिडिंग ऑब्वियसली आपका प्रोजेक्ट का प्रॉफिट मार्जिन आपके पास हो, सही रेट यदि वहां पे कोट करोगे आप अपने मटेरियल, अपने लेबर के साथ में, और जो आपने कॉस्ट वहां पे बताई है बेसिकली अपने एस्टिमेशन में, तो चांसेस हैं आपको वो प्रोजेक्ट का टेंडर मिल पाए। और देखिए दो पार्टीज के बीच में, जब हम दो पार्टीज के बीच में बात करते हैं एग्रीमेंट्स की, तो ऑब्वियसली एस्टिमेशन कहीं ना कहीं गेम चेंजर होता है। क्यों? क्योंकि दो पार्टीज के बीच में जो फंसती है बात, वो फंसती है पैसों की। और पैसा कौन बता रहा है, क्वांटिटी कौन बता रहा है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग बता रहा है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है रिसोर्स एलोकेशन। ऑब्वियसली आपने एस्टिमेशन कॉस्टिंग परफॉर्म किया हुआ है, इसका पूरा बीओक्यू अभी दिखाऊंगा मैं आपको, बिल ऑफ क्वांटिटी कैसा दिखता है, अभी मैं पूरा दिखाऊंगा आपको कि एस्टिमेशन का फॉर्मेट कैसा होता है, पूरा दिखेगा आपको कि रिसोर्स एलोकेशन मतलब आपने कंप्लीटली क्वांटिटी डिटरमाइन की हुई है, आपने मटेरियल्स की, लेबर की, इक्विपमेंट कितना लगने वाला है, यहां इनका यदि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है और आपने प्रोजेक्ट के बारे में प्लानिंग करके पूरा निकाला हुआ है, तो आपका रिसोर्स एलोकेशन आप सही जगह पर कितना नीड है लेबर का, कितना नीड है किस मटेरियल का, सही टाइम पर पहुंचा पाओगे यदि आपके पास रास्ता है, आपके पास एक गोल है। इस वीडियो को देखते दौरान आपके पास एक गोल है कि आज आपने जर्नी सीखोगे, आप सीखोगे कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग बेसिकली होगा क्या। तो आपके पास क्या है, टारगेट है। आज आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके पास टारगेट है, आपको पास होना है, आपको नॉलेज लेनी है, ये आपके पास क्या टारगेट है। लेकिन अगर आप ऐसे कॉलेज में बैठे हुए हैं, ऐसे इस वीडियो को देख रहे हैं, या आप जो भी रील्स वगैरह देखते हैं जिसका कोई गोल ही नहीं है, रात भर ऐसे रील्स चलती रहती हैं, शॉर्ट वीडियो चलती हैं जिसका कोई गोल ही नहीं है, कहां पहुंचना है नहीं पता, तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन यदि आपने एस्टिमेशन कॉस्टिंग करा हुआ है किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने से पहले, तो आपके पास गोल है, आपके पास गोल है कि भैया हमको पहुंचना कहां है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। इसलिए रिसोर्स एलोकेशन, जहां पर सही जगह किस मटेरियल, किस लेबर को हमें पहुंचाना है, एलोकेट करना है, इसका पूरा नीड जहां भी होगा वहां पे हम अपनी सप्लाई देंगे, जिससे किसी भी तरह का जो डिले होने वाले हैं, प्रोजेक्ट के डिले बहुत जगह देखा गया यार, मैं भी कई साइट पे ऐसे विजिट करने जाता हूं, बताते हैं आज 1.5 महीना लेट चल रहा है, एक साल लेट चल रहा है, 1.5 महीना तो मैं बहुत कम बोल दिया, 1 साल क्या हो रहा है, लेट चल रहा है। तो भैया ऑप्टिमाइज करना है यदि अपना प्रोजेक्ट, तो रिसोर्स एलोकेशन भी आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग ही करके दे देगा। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग करने के बाद आपको एक इंपॉर्टेंस और एक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, वो है रिस्क मैनेजमेंट। ऑब्वियसली जितने ही प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं, यदि आप बनना चाहते हो तो देखो इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ में कमेंट सेक्शन में लिखो प्रोजेक्ट मैनेजर। मैं भी देखना चाहता हूं कितने ऐसे इंजीनियर्स हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं आज मेरे साथ यहां पर। देखिए रिस्क मैनेजमेंट मतलब जो भी जितने टाइप के प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, अब क्या करते हैं, रिस्क को कंट्रोल करते हैं। रिस्क को मैनेज करना भी इनका क्या होता है, इनकी प्रोफाइल के जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि कितना रिस्क हो रहा है साइट पर काम खत्म होने का, कितनी ड्यूरेशन ये प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, इसके बेसिकली क्या इनके पास प्लान्स हैं, क्या स्ट्रेटजी है जिससे ये रिस्क रोक सकते हैं। मतलब किस टाइप का रिस्क रोक सकते हैं, प्रोजेक्ट को डिले होने का रिस्क रोक सकते हैं, ये कॉस्टिंग को कम करने का रिस्क रोक सकते हैं कि कॉस्टिंग बढ़ रहा है भैया इसका रिस्क होगा फ्यूचर में, इसको ये कंट्रोल कर सकते हैं। ये कब होगा, जब इनके पास प्रॉपर एस्टिमेशन होगा और इनके पास वो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए इनके पास ये वो पॉइंट्स होगा, वो डॉक्यूमेंट होगा जिसके द्वारा ये कंप्लीट क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं, रिस्क को बचा सकते हैं। तो ये बेसिकली आता है रिस्क मैनेजमेंट। एंड द थर्ड सेकंड नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन। 4 लोग हैं अलग अलग स्टेक होल्डर। कौन होते हैं, बेसिकली क्लाइंट एक स्टेक होल्डर हो सकता है, इन्वेस्टर्स एक स्टेक होल्डर होता है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज क्या होती है, स्टेक होल्डर्स होती है। इनके बीच में क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। किनके बीच में, क्लाइंट के बीच में, कोई इन्वेस्टर है आपके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, या रेगुलेटरी अथॉरिटी, मतलब जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है तो सीपीडब्ल्यूडी क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट को कोई इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले नेशनल हाईवेज के जो प्रोजेक्ट इंडिया में आते थे वो उसमें वर्ल्ड बैंक इन्वेस्ट करता था, इन्वेस्टर था वर्ल्ड बैंक, बेसिकली पैसा लगाता था। अभी तो नितिन गडकरी जी ने व्यवस्था पूरी कर ली है। आपने कई सारे इंटरव्यूज देखे होंगे नितिन गडकरी जी की ने कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने उनसे 1 लाख करोड़ पे मांगा, उन्होंने जो है 1.5 लाख करोड़ दिया। आपने सुना होगा इसके बारे में जरूर। तो अब तो पैसा वहां से लग रहा है, लेकिन पहले वर्ल्ड बैंक भी पैसा लगा था। आज भी प्रोजेक्ट बहुत सारे वर्ल्ड बैंक के इंडिया में चल रहे हैं। तो ये क्या है, इन्वेस्टर्स हैं। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कौन, क्लाइंट, इन्वेस्टर या रेगुलेटरी अथॉरिटी, इनके बीच में क्लियर और बेटर कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये बेटर कम्युनिकेशन किसकी बात कर रहा हूं मैं, कि कौन से आइटम्स, कौन सा काम आप कर रहे हैं, उसमें कितनी कॉस्टिंग होने जा रही है, कितनी क्वांटिटीज आने वाली है, इनमें कॉन्फिडेंटली फिजिबल हो जाओ आप लोग, जिससे आप बता पाओ और स्टेक होल्डर के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन हो जाए। किसी भी तरह का कम्युनिकेशन गैप आपके आने वाले प्रोजेक्ट को क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है। इसलिए स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वालिटी कंट्रोल। देखो एस्टिमेशन हेल्प करता है, पूरी हेल्प करता है प्लानिंग करने के लिए। किसकी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल करने की। अब देखिए क्वालिटी कंट्रोल ऑब्वियसली जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं तो आपको एंश्योर करनी पड़ती है क्वालिटी। इसके लिए कंस्ट्रक्शन साइट पे क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोलर भी होते हैं। ये क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोलर पूरा का पूरा स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशंस जो होती है किसी भी आइटम की, मान लीजिए आज आपको जो है M25 कंक्रीट करना है, तो
M25 कंक्रीट जब हो रहा है उस दौरान कितनी देर वाइब्रेटर चलाना है, या जब M25 कंक्रीट आपने आज कॉलम कास्टिंग करा दी तो कितने दिन तक कास्टिंग के बाद क्यूरिंग होनी चाहिए, या M25 कंक्रीट जब आपने बनाया था तो डिजाइन मिक्स रेशियो पे वैलिड कर रहा था, स्टैंडर्ड पे आ रहा था या नहीं आ रहा था। ये सब जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस होती हैं ये बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोलर वर्क करते हैं इसके ऊपर। तो जो एस्टिमेशन है ये क्वालिटी कंट्रोल का भी क्या क्या करता है, हेल्प करता है। कैसे? रिसोर्स एलोकेशन करके, कौन सा टेस्ट कब होना है उसका पूरा प्लानिंग हो चुकी है पहले से, तो इसके बाद यहां पर कौन सा वर्क होने वाला है इसके बारे में भी जानकारी देता है। देखिए एस्टिमेशन कॉस्टिंग कोर्स में पूरा क्वांटिटी अवेलेबल है, लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग बिल्डिंग कोर्स के अंदर एस्टिमेशन कॉस्टिंग तो सिखाया हूं, साथ में क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोलर की भी पूरा कोर्स में पूरा कंटेंट अवेलेबल है, पूरा का पूरा पार्ट अवेलेबल, वीडियोस मिलेंगी उसमें, आपको पीडीएफ फाइल्स अवेलेबल हैं जिससे आप क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोलर वाली जॉब रोल पर भी जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और देखो जो भी टेस्टिंग होनी है, जो भी यहां पर इंस्पेक्शन होना है, तो हमारे पास उसका पूरा डेटा अवेलेबल होगा जब हमने एस्टिमेशन बनाया होगा कि क्वालिटी को कंट्रोल किस तरह से यहां पर किया जाएगा। और क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल वाले का काम आसान हो जाएगा कि कौन सा टेस्ट कब जाके करना है, क्योंकि उनके पास पूरा डिटेल होगा कि कितनी क्वांटिटीज में वर्क हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है। क्योंकि क्या होता है कि आप जब सैंड को टेस्ट कर रहे हैं तो सैंड का टेस्ट करते टाइम फ्रीक्वेंसी है कि इतना बड़ा सैंड होगा तो आपको 5 बार करना है, इतना सैंड होगा तो आपको 10 बार करना है, टेस्ट यहां पर परफॉर्म करना है। तो ये कब पता चलेगा आपको? जब आपके पास क्वांटिटीज होंगी। तो ये QA/QC इंजीनियरिंग की पूरी जानकारी किसमें मिलेगी? कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मिलेगी। दिवाली पर, ये दिवाली नॉलेज वाली पर आपको तो कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स में भी मैंने बताया था फायदा है। कैसे फायदा है? 17,840 रुपए का सेम वही कोर्स, जो प्राइस पहले था वही आज है, लेकिन साथ में हाईवे मिल जा रहा है। हाईवे नहीं चाहिए तो BIM मिल जा रहा है। देखो ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके बारे में, 9111001234 नंबर दे दिया हूं आपको। ये क्यों दिया हूं? आप बात कर लो इस पे और बार इसके बारे में जानो, या डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा लिंक अवेलेबल है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। देखिए पहले तो इसको आसान से शब्दों में समझाता हूं। आज मान लीजिए आपको एक हाउस कंस्ट्रक्शन करना है, उस हाउस कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको जो है लोन की आवश्यकता भी पड़ जा रही है, तो ऑब्वियसली बैंक आपसे बात करेगा कि भैया ये बताओ मुझको कि कितना खर्चा होने वाला है। तो आप एक ऐसी अप्रॉक्सीमेट बोल दोगे कि भैया मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो 50 लाख की रिक्वायरमेंट है। तो बैंक बोलेगा कैसे 50 लाख की रिक्वायरमेंट है? तो भैया आप सभी लोग सिविल इंजीनियर है ना, आप सभी लोग बैंक को एक एस्टिमेट प्रोवाइड कर सकते हैं कि देखो मेरा जो खर्चा 50 लाख रुपए आ रहा है वो कैसे आ रहा है। तो ये काम कौन करते हैं? ये एस्टिमेशन इंजीनियर करेंगे, आप सभी लोग करेंगे कि इतना खर्चा आने वाला है, जिससे क्या हो एक फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिलती है क्लाइंट को, क्लाइंट जो आपके पास आ रहा है उसको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, और साथ में जो बैंक है उसको जो है एक फंड पता चल जाएगा कि मोटा मोटा इतना फंड आने वाला है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को करने के दौरान। तो दैट इज फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। एंड द लास्ट वन इज क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। ऑब्वियसली दो लोगों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि मैंने इसको बोला इतना खर्चा आने वाला, वो मान लिया हाँ इतना खर्चा आने वाला, ठीक है, दैट इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन एक ऐसे ये किसके बीच में होगा? ये हमारे नोन पर्सन्स के बीच में होगा। लेकिन भैया क्लाइंट ऐसे नहीं मानता। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कहीं ज्यादा आपको क्लाइंट, क्योंकि पैसा आपको भी चाहिए, कल को वही मुकर गया क्लाइंट, तो इसलिए जो एक एग्रीमेंट बना लीजिए आप, जब भी आप वर्क करते हैं एक एग्रीमेंट बना लो। एग्रीमेंट किसके बेसिस पर बनेगा? एग्रीमेंट बनेगा आपके एस्टिमेशन के बेसिस पर। आपने एस्टिमेशन में कितना कॉस्ट बताया है और किस समय पे आपको कितना पैसा मिलना चाहिए। देखिए स्लैब रेट बिलिंग में, कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स के स्लैब रेट बिलिंग में सिखाते हैं कितना पैसा कब मिलेगा आपको, इसका पूरा ब्रेकेज सीखना है तो स्लैब रेट बिलिंग में अवेलेबल है। कॉप्स की में इतना सारा है कि एस्टिमेशन का आधा पार्ट तो मैं कॉप्स में बता दे रहा हूं आपको। क्यों? क्योंकि वहां पे है, हमने कॉप्स को बनाते टाइम इसी बात का ध्यान रखा है, इंडस्ट्री में क्या होता है वो सारा कॉप्स में मिलता है आपको। राइम बन गया, देख लो क्या होता है और क्या मिलता है आपको। चलिए क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, तो दो लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है, जॉइंट एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट में आप लोग कॉस्ट लिखवाइए कि कितना कॉस्ट इस पूरे प्रोजेक्ट का होने जा रहा है, साथ के साथ किस समय पे प्लिंथ का काम कंप्लीट होने तक भैया इतना पैसा मिलेगा, जिससे क्या हो क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन रहे। कि क्लाइंट तभी बिगड़ता है जब उसको पैसा देना पड़ता है और पैसा जो है उसको समझ में ना आए कि कहां जा रहा है। वो सोचता है कि कॉन्ट्रैक्टर अपने घर ले जा रहा है, तो भैया कॉन्ट्रैक्टर आपकी जिम्मेदारी है, कंपनीज आपकी जिम्मेदारी है क्लाइंट को सेटिस्फाई करना। वो क्लाइंट कोई भी हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्टर या कंपनी कोई भी हो सकती है, आपकी जिम्मेदारी क्लाइंट को किस तरह से सेटिस्फाई करोगे। तो क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए आप उसको डिलीवरी टाइम कि कब तक इस प्रोजेक्ट को विद इन कितने टाइम में आप प्रोवाइड कर दोगे, कितने बजट में प्रोवाइड कर दोगे उसको, और साथ में आपने जो पोटेंशियली
पोटेंशियली क्या करा है, लीड करा है इस प्रोजेक्ट को, वो आपके कहीं ना कहीं पोटेंशियल लीडिंग बिजनेस को दर्शाता है। जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं ऊंचाइयों तक ले जाएगा, क्योंकि टॉक ऑफ द टाउन क्या होता है, एक क्लाइंट जब सेटिस्फाई होगा तो ऑब्वियसली वो दूसरा क्लाइंट आपको बना कर देगा। मानते हो इस बात को? तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपको खाली जॉब करना ही नहीं, आपको बिजनेस करना भी सिविल गुरुजी सिखाता है हर एक पार्ट में, जिसमें आप जो है बिजनेस करके पैसा भी अर्न कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब बात करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स की, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन की। मतलब कौन सा हथियार है ये, कौन सा वेपन है ये, है ड्राइंग्स रिक्वायरमेंट। कौन सी ड्राइंग्स आपको बेसिकली चाहिए इस एस्टिमेशन को प्रिपेयर करें, इसके बिना तो भैया काम नहीं होने वाला। डिटेल्ड एस्टिमेशन तो भूल जाना आप, अगर आपको ये पढ़ना नहीं आता तो डिटेल्ड एस्टिमेशन तो आज ही भूल जाना। जब तक आप ये नहीं सीखोगे तो आपको डिटेल्ड एस्टिमेशन तो बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि डिटेल्ड एस्टिमेशन तो यहीं से काम होगा। और यहां तक कि ऑन एन इवन सारे एस्टिमेशन में भी इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। जितने टाइप के एस्टिमेशन मैंने आपको बताए थे, आप लोगों से कमेंट सेक्शन में चाहूंगा मुझे जल्दी बता दो मैंने किस किस एस्टिमेशन के बारे में इस वीडियो में अभी चर्चा की आपसे, वो सारे के सारे टाइप एस्टिमेशन के मैं आप लोगों से कमेंट सेक्शन में जरूर चाहता हूं। तो सबसे पहला जो ड्राइंग आता है वो है कॉलम फुटिंग की डिटेल। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, कॉलम फुटिंग की डिटेल्स है यहां पर कि कौन सा कॉलम का ओरिएंटेशन कैसा रहेगा, उसकी डिटेल है यहां पर। फुटिंग का साइज क्या रहेगा उसकी डिटेल है यहां पर, और कुछ जनरल स्पेसिफिकेशन और नोट्स है यहां पर, और साथ में कंक्रीट के ग्रेड्स वगैरह क्या होंगे ये बेसिकली यहां पर मैंने दिया हुआ है। यहां पर बीच में लिफ्ट दी हुई है, इधर लिफ्ट के बारे में डिटेल है। लिफ्ट का जो है सेक्शन बेसिकली यहां पर नीचे बनाया हुआ है। ये ड्राइंग के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया हुआ है, वहां पे सारे के सारे ड्राइंग्स और बीओक्यू आपको मिलने जा रहा है। आप उस लिंक पर क्लिक करने के बाद इन बीओक्यू और ड्राइंग्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला ड्राइंग है कॉलम फुटिंग का डिटेल्स आपके पास होना ही चाहिए, जिससे आप जो है एस्टिमेशन बना सकते हैं। कौन सिखाएगा एस्टिमेशन? मैं सिखाऊंगा भाई आपको एस्टिमेशन। कहां सिखाऊंगा? कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पूरा एस्टिमेशन सिखाने जा रहा हूं। तो नेक्स्ट ड्राइंग जो आपको चाहिए वो है ग्राउंड बीम डिटेल। जैसा कि यहां पर आपके कॉलम्स अवेलेबल है और बीच में बीम है, तो इन बीम के साइजेस क्या है, इन बीम का जो है बेसिकली स्पेसिफिकेशन, क्रॉस सेक्शन क्या है, इस बीम का क्रॉस सेक्शन कितने बार्स लगे हुए हैं अंदर, किस टाइप के बार है, टॉप बार कहां है, बॉटम बार कहां है, इनका पूरा डिटेल होता है इस वाली ड्राइंग में। इसका नाम है ग्राउंड बीम डिटेल। अगर पढ़ना नहीं आता है ड्राइंग तो एस्टिमेशन करना भूल जाना, जॉब नहीं कर पाओगे, काम नहीं हो पाएगा। इसलिए भैया एस्टिमेशन सीख लो, कहीं से भी सीख लो। देखो साइट पे जाके सीख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई सिखाते, कॉलेज में हो अभी तो कॉलेज के टीचर को बोलो भैया मुझे ये एस्टिमेशन सीखना है। ये सर का वीडियो आया, चेतन सर का, सिविल गुरुजी वाले, इनका वीडियो दिखा दो मेरा, और पूछो कि ये वाला कोर्स सीखना है मुझको, सिखा दो। अगर सिखा पा रहे हैं तो वहां से सीखना बहुत जरूरी है, सीख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं सिखा पा रहे हैं तो मैंने व्यवस्था कर दी है, बता दिया है आपको 9111001234 नंबर। नेक्स्ट है आपका फ्लोर प्लान कि कौन सा बेडरूम, उसका साइज क्या है, कितने एमएम का बॉल है, और यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उनका स्पेसिफिकेशन। आगे बताऊंगा स्पेसिफिकेशन किसकी बात कर रहा हूं, बीआईएस के बारे में बात करूंगा आगे इस वीडियो में, बने रहिएगा। इसलिए अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, अभी तो भैया आधी कहानी हुई है, आधी तो कहानी अभी बची हुई है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट भूल मत जाना। इसका डोर विंडो का पूरा कंप्लीट स्पेसिफिकेशन साइज के साथ यहां पर लिखा हुआ है। अब वॉल के साइज क्या होंगे, रेशो क्या होगा, बेसिकली मोर्टार कितने रेशो का प्रोवाइड करना है, 1:3 का करना है, 1:4 का करना है, 1:5 का करना है, कौन सा मोर्टार का रेशो होगा वो बेसिकली यहां पर लिखा हुआ है। स्लैब बीम का डिटेल, 1 वे 2 वे स्लैब का लोहा दिया हुआ है, रेनफोर्समेंट दिया हुआ है, बीम के डिटेल दिए हुए हैं यहां पर। इसके बाद आपका एलिवेशन, ऑब्वियसली आप देख रहे हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, यहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बेसिकली यहां पर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 G+6 बेसिकली है, जिसमें ग्राउंड पे क्या है पार्किंग स्पेस यहां पे बनाया हुआ है। हाई राइज बिल्डिंग है बेसिकली आपका 6 फ्लोर का बिल्डिंग बेसिकली यहां पर है। तो एलिवेशन, ये कुछ ड्राइंग, इसके अलावा और भी आपके वर्किंग ड्राइंग्स आपको चाहिए, जैसे कि डोर का पूरा क्रॉस सेक्शन, एलिवेशंस आपको चाहिए, इसके अलावा विंडो का डिटेल चाहिए आपको, इसके अलावा स्टेयरकेस के ड्राइंग्स चाहिए आपको, स्ट्रक्चरल, आर्किटेक्चरल, ये सारे ड्राइंग्स की आपकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तब जाकर प्रॉपर्ली एक एस्टिमेशन बनाया जाता है एस्टिमेशन इंजीनियर द्वारा, तब आपका ये एस्टिमेशन तैयार होगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ड्राइंग रिक्वायरमेंट के बारे में अभी हम समझे। अब हम बात करेंगे कि एस्टिमेशन के दौरान आप लोगों का जो प्रोसेस है कि किस तरह से एस्टिमेशन बनाया जाएगा आपके द्वारा। तो एस्टिमेशन में सबसे पहले पार्ट होती है क्वांटिटीज निकालना। अब देखिए क्वांटिटीज मतलब मान लीजिए ये आपके पास यहां पर एक कॉलम फुटिंग का जो ड्राइंग था, इस कॉलम फुटिंग के अंदर यहां पर एक फुटिंग है, तो इस फुटिंग को कास्टिंग कर जब हम साइट पे एग्जीक्यूट करेंगे उससे पहले हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो इसकी क्वांटिटी क्या आएगी, मतलब उस कास्टिंग ऑफ कंक्रीट, जो कंक्रीट बनेगा उस कंक्रीट की कितनी क्वांटिटी बनानी पड़ेगी, बेसिकली ये क्या है आपका यहां पर क्वांटिटीज निकाल रहे हैं। सेम ब्रिकवर्क कर रहे हैं तो उस पूरे ब्रिकवर्क का
मेजरमेंट करना क्या है, आपकी क्वांटिटी। अब क्वांटिटी आपका इजीली आपको मैं बताऊं केवल 5 ही पार्ट में निकाली जा सकती है। पहला हो सकता है वॉल्यूम, अगर आप ब्रिक वर्क मेजर कर रहे हैं तो ब्रिक वर्क का वॉल्यूम निकाल लीजिए। अगर आप कंक्रीट मेजर कर रहे हैं तो कंक्रीट का वॉल्यूम निकाल लीजिए। जैसे कि आपका कॉलम है और कॉलम रेक्टेंगुलर शेप में है, मतलब रेक्टेंगुलर को 3D कर दें तो क्या हो जाएगा, क्यूबॉइडल शेप हो जाएगी। जब क्यूबॉइडल शेप के वॉल्यूम निकालने की बात आती है तो आपको पता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट किया जाता है। एकदम सिंपल सा तरीका, आप लोगों ने क्लास 9th वगैरह में पढ़ा होगा। इससे हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। एकदम आसान से तरीके में पूरा एस्टिमेशन सिखा दिया जाता है हमारे द्वारा। अब आता है अगर आपको पेंट करना है तो पेंट कितने एरिया में पेंट करोगे, तो ये क्या है, आपकी क्वांटिटी है, लंबाई, लेंथ और हाइट, कितनी हाइट में लगेगा। इसके अलावा फॉर्म वर्क दे रहे हैं तो फॉर्म वर्क कितने एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा हमको। ये सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम इजीली क्या निकाल पाते हैं, क्वांटिटी निकाल पाते हैं इन ड्राइंग की सहायता से। ये जो ड्राइंग देख रहे हैं ना आप, इनकी सहायता से क्या निकलती है, क्वांटिटीज निकाली जाती है। यहां पर आप ब्रिक वर्क दे रहे हैं तो आपका पार्टीशन वॉल है, मतलब 4 इंची का ब्रिक वर्क जिसको हम 100 mm वॉल बोलते हैं, या आपका जो है ब्रिक वर्क है जो कि 9 इंची या 8 इंची बेसिकली होता है। इस ब्रिक वर्क को दिया तो इनके अलग अलग जनरल स्पेसिफिकेशंस होते हैं, आगे बात करेंगे स्पेसिफिकेशंस के बारे में। लेकिन क्या है, इनका क्वांटिटीज आपको निकालना है और क्वांटिटीज निकालने के लिए नंबर ऑफ BIS का यूज किया जाता है। BIS के बारे में आगे अभी स्लाइड में मैंने डाला है आप लोग के लिए, BIS कौन सा यूज होगा। लेकिन सबसे पहला पॉइंट, एस्टिमेट द क्वांटिटी। आप इन ड्राइंग की सहायता से क्वांटिटीज पता कर लो। जिस तरह से इस फोन को जब बनाया गया होगा तो इस फोन को बनाते टाइम इस फोन के मैन्युफैक्चर कंपनी ने आइडिया ले लिया कि भैया इसमें कितने इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब IC लगने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ जैक लगने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ माइक्स लगने वाले हैं, कितनी डिस्प्ले लगेंगी। ये क्या है, क्वांटिटी एनालिसिस कर रहे हैं, यहां पर क्वांटिटी निकाल रहे हैं। सेम इसी तरह के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में लगने वाले आइटम्स कि भैया कंक्रीट करना है तो कितनी क्वांटिटी में कंक्रीट होने वाला है, ये हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ड्राइंग की सहायता से निकालेंगे। देन सेकंड आता है यूनिट रेट। अब ये यूनिट रेट क्या है कि 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट, यूनिट मतलब 1 यूनिट, 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट करने में कितना खर्चा आएगा। अब कंक्रीट का जब खर्चा निकालेंगे तो भैया आपके पहले मटेरियल पता कर लो, आप कितने मटेरियल लगेंगे। अब देखिए मैं यहां पर बता देता हूं आपको कि सबसे पहले अगर आप यूनिट रेट निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या पता चल जाए, मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल बेसिकली लगने वाले हैं। आप जब कंक्रीट का यूनिट रेट निकालेंगे तो कौन कौन से मटेरियल होंगे कंक्रीट निकालने, सीमेंट होगा, सैंड होगा, एग्रीगेट होगा, ये 3 मटेरियल होंगे बेसिकली। फिर आपको पता चल जाए लेबर कॉस्ट कि भैया ये जो कंक्रीट बनेगा और बनने के बाद प्लेस होगा, प्लेस होने के बाद कास्टिंग होगी, इसमें कौन कौन से लेबर इन्वॉल्व है आपको पता है। एक मिस्त्री होगा जो कि प्लेसिंग कास्टिंग के दौरान इन्वॉल्व होगा, एक लेबर इन्वॉल्व होगा। लेबर क्या करेगा, जो है सारा मटेरियल को पहुंचाएगा, पहुंचाने के दौरान जो है एक्चुअल जो जहां पर कास्टिंग हुई वहां तक भी लेकर जाएगा। एक मिस्त्री होगा जो कि पानी वगैरह काम होगा, डालने का काम होगा, तो लेबर की कॉस्ट। फिर आएंगे कैरेज, इसको लाने और ले जाने में जितना भी खर्चा होगा, कैरेज ऑफ मटेरियल, इसकी कॉस्ट होगी बेसिकली। फिर इसके बाद कुछ एड ऑन्स किए जाएंगे इसमें, जैसे कि मान लीजिए ये लेबर हो गया, ये हो गया, इसमें मशीनरी हो सकती है, कुछ मशीन एंड टूल्स ये यूज होंगे तो इसकी कॉस्ट इन्वॉल्व कर लो। इसकी मतलब जो भी खर्चा होता जा रहा है उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व कर दो। 1% पानी की कॉस्ट इन्वॉल्व कर दो, वाटर चार्जेस ऐड कर दो। 15% का CP&OH, 10 भी कर सकते हो आप। CP&OH मतलब कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एंड ओवरहेड चार्जेस ऐड कर दो इसमें। और भी अगर आपको कुछ लगता है इसमें, वो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। मटेरियल, लेबर, कैरेज ऑफ मटेरियल, मशीनरी, 1% वाटर चार्जेस, 15% CP&OH। लगभग इतने आइटम आपने क्या कवर कर लिया, और कवर करके मान के बैठा दिया आपने कि भैया 5000 रुपए पर क्यूबिक मीटर का कंक्रीट बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा भी है इससे, 5000 रुपए पर क्यूबिक मीटर का क्या बन रहा है, कंक्रीट बन के आ रहा है। अब मल्टीप्लाई बाय, आपने क्वांटिटी निकाली कि मान लेते हैं आपने फुटिंग करने के लिए 20 क्यूबिक मीटर आपको क्या करना है, क्वांटिटी निकालना। तो क्यूबिक मीटर से क्यूबिक मीटर कैंसिल आउट, 20 मल्टीप्लाई बाय 5000, जो आएगा वो क्या होगा, आपका अमाउंट होगा, डेट इज BOQ, जो आपका फाइनल अमाउंट होगा। और जैसे कि देखिए यहां पर भी हमने लिखा कैलकुलेट कॉस्ट। ऑब्वियसली तीसरा आइटम क्या है आपका, कैलकुलेट कॉस्ट, मतलब कि क्वांटिटीज निकाली आपने, कॉस्ट का एनालिसिस करा आपने, और लास्ट में इनकी मल्टीप्लाई करके एक फाइनल कॉस्ट निकाल दी, दैट इज योर बजट। वो आपका क्या होगा, अमाउंट होगा। आपको पता चल गया फुटिंग करने में हमको इतना पैसा
लगने वाला है। ये पहले से जो एनालिसिस हो जाता है ना, जो बजट हमारा क्या करता है, सिक्योर करता है। जितनी बातें मैंने अभी आपको पास्ट में भी बताई हैं आज के इस वीडियो में, उससे यही मतलब है। और ये हमें क्या करना है, प्रोसेस को अपनाना है। एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, एस्टिमेट द क्वांटिटी, यूनिट रेट, कैलकुलेट कॉस्ट, यही सीखना है बस आपको। बस इतना ही सीख जाओ, पूरा एस्टिमेशन ड्रॉ कर सकते हैं आप अकेले ही पूरा, ये मेरी गारंटी। और इतने सारे सिविल इंजीनियर्स को जब मैंने एस्टिमेशन करना सिखाया तो शुरुआत में एस्टिमेशन के लिए अलग अलग धारणाएं रहती हैं कि इतना हार्ड होता है, तकलीफ होती है, समझ में नहीं आता, याद नहीं रहते क्या क्या याद रखें। लेकिन जब एस्टिमेशन का चुटकियों से हम जब सिखाते हैं ना, तो एस्टिमेशन इतना आसान लगने लग जाता है कि सबसे फेवरेट सब्जेक्ट एस्टिमेशन बन जाता है। और साइट पर जाकर ढूंढते हैं कि कब हमको एस्टिमेट करने को मिले, ढूंढते हैं कि कब हमको क्वांटिटी निकालने को मिले, ढूंढते हैं कब हमको एग्जीक्यूशन करने को मिले, कब हमको बिलिंग करने को मिलेगा। एकदम आसान से तरीका है एस्टिमेशन का। 3 ही प्रोसेस मैं मात्र बताता हूं हमेशा। इन 3 प्रोसेस से ही पूरा का पूरा एस्टिमेशन निकाला जा सकता है। दोस्तों, प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन तो यहां तक क्लियर है, लेकिन अब हम बात करेंगे एक ऐसे पार्ट के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, वो है स्पेसिफिकेशन। अब देखिए, स्पेसिफिकेशंस जो होते हैं ये हर एक अथॉरिटी के हो सकते हैं, चेंज हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड क्या है हम उसकी बात करेंगे। वो बेसिकली आपके BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, या फिर आपके CPWD के स्पेसिफिकेशंस द्वारा दिए जा रहे हैं। यहां पर आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जब भी आप जिस भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसके जो स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, स्टैंडर्ड्स मैंडेट किए गए हैं, उनको जरूर पढ़ लें, या जो भी आपके एग्रीमेंट साइन हुए हैं उनको जरूर ध्यान में दीजिएगा। सबसे पहला जो आता है इसमें वो है जनरल स्पेसिफिकेशन। देखिए, जनरल स्पेसिफिकेशन ये एक ऐसा हिस्सा है प्रोजेक्ट के बारे में, जनरल आइडिया प्रोवाइड करता है आपको, जनरली आइडिया प्रोवाइड करता है। ये क्या है, यहां पर जो काम होता है वो बेसिकली नेचर, क्लास और कौन से मटेरियल यूज होना चाहिए, ये सब आपको बताया जाता है यहां पर। इससे क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं आपकी हेल्प होती है इस जनरल स्पेसिफिकेशंस की बदौलत। मैं दिखाना चाहूंगा आपको जनरल स्पेसिफिकेशन कैसा दिखता है। देखिए, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, ये है एक CPWD का वर्क स्पेसिफिकेशन वॉल्यूम 1 2019 का है बेसिकली। अब मैं इसको जरा नीचे लेके आता हूं और नीचे आप देखेंगे कि जनरल स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। कहां दिए हुए हैं, देखिए यहां पर एक इंडेक्स होगा बेसिकली, उसके बाद ये बताएगा जनरल स्पेसिफिकेशंस कहां पर मौजूद हैं। देखिए, ये है जनरल स्पेसिफिकेशन। ये जनरल स्पेसिफिकेशन आप देख रहे हैं यहां पर, ये CPWD का है। ये बता रहा है हमको डायरेक्टर जॉब जनरल के बारे में। यहां पर कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है उसकी परिभाषा बता रहा है कॉन्ट्रैक्टर की, कि कॉन्ट्रैक्टर शैल मीन द इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल आदमी हो सकता है, या कोई फर्म हो सकती है, या फिर कोई कंपनी हो सकती है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड नॉट अंडरटेकिंग द वर्क, एंड शैल इंक्लूड द लीगल पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है उसके पास ऑफ सच इंडिविजुअल, और द पर्सन कंपोजिंग सच फर्म और कंपनी, और द सक्सेसर ऑफ सच कंपनी और फर्म और कंपनी, एंड द परमिटेड असाइनिंग्स ऑफ दीज इंडिविजुअल फर्म ऑफ कंपनी। एक ऐसा आदमी जो इंडिविजुअल हो या फर्म हो या उसकी कंपनी हो, उसके साथ कोई लीगल पर्सनल आदमी हो जो रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो क्या है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर है। इंजीनियर इंचार्ज कौन है, इंजीनियर इंचार्ज मींस दैट द इंजीनियर ऑफिसर who shall supervise and be in charge of the work and shall sign the contract on behalf of the president के behalf पे, जो साइट पे खड़ा हुआ है, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उस पूरे कंस्ट्रक्शन साइट की होती है, वो क्या है, आपका इंजीनियर इंचार्ज है। अब देखिए, साइट क्या है, आप साइट बोलते थे, साइट क्या है, तो बेसिकली साइट शैल बी मीन द लैंड या अदर प्लेसेस ऑन इनटू और थ्रू विच द वर्क इज टू बी एग्जीक्यूटेड, जहां पर काम करना है, एग्जीक्यूट कराना है वर्क को, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो एग्रीमेंट्स किए गए हैं उसके अंतर्गत, और एनी एडजेसेंट लैंड, पाथ और स्ट्रीट थ्रू विच द वर्क इज टू बी एग्जीक्यूटेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, या कोई स्ट्रीट है, कोई पाथ है, उसके अंतर्गत हम जो काम कर रहे हैं, और एडजेसेंट लैंड, पाथ, स्ट्रीट विच में बी अलॉटेड और यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कई साइड दूर है, बीच में जो पाथ है वो भी क्या आपका साइट कहलाएगा। स्टोर क्या है, स्टोर के बारे में यहां पे बता रहा है, IS स्टैंडर्ड, बेस्ट। इसके अलावा फ्लोर और लेवल, किसको लेवल, कहां से फ्लोर स्टार्ट होता है, फ्लोर 1 किसको बोलेंगे, फ्लोर 2 किसको बोलेंगे, फाउंडेशन एंड प्लिंथ, तो बेसिकली इनकी पूरी स्पेसिफिकेशन यहां पर दी गई है, किसको बेसमेंट बोला जा रहा है। मेजरमेंट,
इन बुकिंग डायमेंशन द ऑर्डर शैल बी कंसिस्टेंट एंड इन द सीक्वेंस ऑफ द लेंथ विड्थ हाइट जो है इसको सीक्वेंस में फॉलो करना है आपको। राउंडिंग ऑफ कैसे करना है, राउंडिंग ऑफ के लिए आईएस कोड कौन सा यूज करना है, आईएस कोड 2 यहां पर बेसिकली यूज किया जाता है। जैसा कि यहां पर भी देखिए दिया हुआ है मटेरियल्स के सैंपल कैसे लेने हैं कि सैंपल ऑफ ऑल द मटेरियल टू बी यूज्ड ऑन द वर्क शैल बी गॉट अप्रूव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम द इंजीनियर इंचार्ज। इंजीनियर इंचार्ज से कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है जो भी मटेरियल आ रहा है उसका क्या करवाना, अप्रूवल लेना। द अप्रूव्ड सैंपल ड्यूली ऑथेंटिकेटेड एंड सील्ड शैल बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ इंजीनियर इंचार्ज, और वो सील होके इंजीनियर इंचार्ज की कस्टडी में जमा हो जाना चाहिए। इसके बाद लिखा ऑल मटेरियल टू बी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर शैल बी ब्रांड न्यू एंड एज पर द सैंपल अप्रूव्ड बाय द इंजीनियर इंचार्ज। जो सैंपल इंजीनियर इंचार्ज ने अप्रूव किया है वही आगे मटेरियल परचेज किया जाएगा। यहां पर हमें बता रहा है मटेरियल्स के बारे में। सेम इसी तरह से जो जनरल स्पेसिफिकेशन हमें देते हैं ये बेसिकली क्या है, आपका पहला स्पेसिफिकेशन था जो आपने देखा भी जनरल खत्म होने के बाद आगे देखते हैं आगे और कौन से स्पेसिफिकेशंस के बारे में हमें बताया जा रहा है। तो आप यहां देखेंगे जो सेकंड स्पेसिफिकेशन बेसिकली आएगा वो है डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। देखिए डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ये जो सेक्शन है डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन वाला ये हर आइटम के वर्क को एस्टीमेट में बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करता है। यहां पर क्या होगा, यहां पर मटेरियल की क्वालिटी, क्वांटिटी और प्रोपोर्शन की काम अच्छा है और अलग अलग आइटम्स के लिए तैयारी करनी है और एग्जीक्यूशन के मेथड में बताया जाता है। अब देखिए जैसे कि आप देखेंगे यहां पर डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, अभी मैं आपको दिखाता हूं डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में। देखिए यहां पर डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन मैंने ओपन कर लिया है। अब डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन में देखिए क्या लिखा है, एनी डैमेजेस डन बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू एनी एग्जिस्टिंग वर्क। अगर किसी तरह का डैमेज किया गया एग्जिस्टिंग वर्क को करते दौरान शैल बी मेड गुड बाय हिम एट हिज ओन कॉस्ट, मतलब उसकी कॉस्ट किस पे जाएगी, कॉन्ट्रैक्टर पे जाएगी। मतलब किसी भी तरह का डैमेज किया गया कि कास्टिंग चल रही थी, कास्टिंग में कंक्रीट बह गया, कंक्रीट टूट गया, शटरिंग टूट गया यहां से, तो कंक्रीट चला गया यहां से बाहर निकल गया, तो इसका नुकसान किसका है, कौन देगा इसका पैसा, कॉन्ट्रैक्टर को भरना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग ड्रेन पाइप्स कल्वर्ट ओवरहेड वायर वाटर सप्लाई लाइंस एंड सिमिलर सर्विसेज एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन शैल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डैमेज बाय द कॉन्ट्रैक्टर। मतलब इसका पूरा प्रोटेक्शन किसको करना रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर को करना है। अगर किसी भी तरह का डैमेज पाया गया तो कौन जिम्मेदार होगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे जरूर बताइए। आगे देखिए आगे और भी चीजें लिखी गई हैं, इनको भी हम पढ़ते हैं। देखिए यहां पर लिखा है मेजरमेंट स्पेशली पढ़ाना चाह रहा था मैं इसलिए लेकर आया। द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द एक्सकवेशन, लेंथ एंड विड्थ ऑफ द एक्सकवेशन और फिलिंग शैल बी मेजर्ड विद द स्टील टेप। मतलब आपको लंबाई और चौड़ाई जो नापनी है वो किससे नापनी है, स्टील टेप से नापनी है। देखो दोस्तों मैं जो ये पढ़ा रहा हूं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको जर्नी समझ में आ जाए एस्टिमेशन कॉस्टिंग की, और दूसरा आपको मेरे इस वीडियो को देखने के बाद कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फ्यूचर में सीखनी है या फ्यूचर में पढ़नी है ये आपको पता चल जाए आज ही, क्योंकि गोल क्लियर होगा तो आपको पता है निशाना कहां मारना है। चलिए आगे लिखाया हुआ है द डेप्थ ऑफ कटिंग और हाइट, द जो डेप्थ है उसकी कटिंग कर रहे हैं, जो हाइट है ऑफ द फिलिंग शैल बी मेजर्ड। मतलब जो आप ग्राउंड से नीचे एक्सकवेशन किया तो आपको ग्राउंड से क्या करना है, उसका मेजर करना है, किसका, डेप्थ का। इसके बाद करेक्ट टू 5 mm मतलब 5 mm तक की एक्यूरेसी यहां पर लेनी रहेगी। बाय रिकॉर्डिंग लेवल्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वर्क, आप यहां पर लेवल रिकॉर्ड कर लो। लेवल किसका बोल रहा है, फिर से जो नीचे डेप्थ दी है उसके लेवल्स क्या कर लो, रिकॉर्ड कर लो। बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वर्क एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, जो आपने काम स्टार्ट किया तो ग्राउंड पे लेवल रखा आपने, किसको, स्टाफ को रखा। यहां पर स्टाफ को रखने के बाद जो सर्वे में आपने फजल सर से भी सीखा था, स्टाफ रखा। उसके बाद जब काम हो गया नीचे तक खुदाई हो गई, एक्सकवेशन हो गया, फिर से आप क्या करो, यहां पे लेवल लो, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही क्या है, आपका डेप्थ है ऑफ एक्सकवेशन है। इसके बाद द क्यूबिकल कंटेंट शैल बी वर्कड आउट टू द नियरेस्ट 2 प्लेसेस, मतलब जो आपके डेसिमल के बाद जो डिजिट होंगी वो केवल 2 डेसिमल तक आपको लेना रहेगा। अब आती है इंपॉर्टेंट बात कि इन केस ऑफ ओपन फुटिंग, अगर ओपन फुटिंग है तो डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर ऑल राउंड एक्सकवेशन 30 सेंटीमीटर, मतलब आपका डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन 1.5 मीटर तक का है तो भैया आपको चारों तरफ ऑल राउंड 30 सेंटीमीटर मान यानी कि 300 mm तक एक्स्ट्रा क्या करना है, एक्सकवेशन करना है। मतलब कि आपका एक्सकवेशन यदि लेंथ और विड्थ में आपका ये है, इतना है, x है, और यहां पर लेंथ और विड्थ जो इसका y है, मतलब लेंथ x है और विड्थ y है,
तो आपको इससे 300 mm इधर, 300 mm इधर और 300 mm इधर, 300 mm इधर, क्या बोल रहा है ये, ऑलराउंड एक्सकवेशन करना चाहिए। ये यहां पर क्या बता रहा है हमको, एक स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं, काम करने का तरीका बता रहे हैं, जिससे कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहां पर किसमें, इस डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन के अंदर, जो डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन बेसिकली है, ये आपका क्वालिटी, मटेरियल की क्वालिटी, क्वांटिटी, किस प्रोपोर्शन में आपको काम करना है, काम अलग अलग तरीके से किया जा रहा है तो उसका मेथड क्या है, ये बेसिकली आपको बताता है कि भैया x प्लस 300 mm प्लस 300 mm सेम y प्लस 300 mm इधर और 300 mm इधर। ये आपको बेसिकली क्या कर रहा है, स्पेसिफाइड कर रहा है। आप जिस भी अथॉरिटी का वर्क कर रहे हो सकता है वहां पे 1.5 मीटर तक एक्सकवेशन करने पे 300 ना हो सकता है 100 mm हो सकता है 200 mm हो। आप जिस अथॉरिटी का वर्क कर रहे हैं, जिस अथॉरिटी से आपका करार हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसके स्पेसिफिकेशन को पढ़ना आप सभी लोग की जिम्मेदारी। मैं यहां पर एक स्टैंडर्ड लेके सिखा रहा हूं, लेकिन ये पढ़ना, क्योंकि इस पूरे जर्नी में हम ये सीख रहे हैं कि क्या हमको करना है, क्या नहीं करना वो तो अभी तक करते हैं, क्या करना है हमको, क्या पढ़ना है हमको, ये बेसिकली आप आज सीख के जा रहे हैं मुझसे। चलिए आगे चलते हैं कि यहां पर ये बात समझ में आ गई हमको कि भैया क्या करना है, 300 mm ऑलराउंड एक्सकवेशन करना है, ये कहना चाह रहा है यहां पर। इसके बाद इन केस ऑफ ओपन फुटिंग राफ्ट डेप्थ ऑफ मोर देन 1.5 मीटर, मतलब अगर राफ्ट है या ओपन फुटिंग है और 1.5 मीटर से ज्यादा की एक्सकवेशन आपको करना पड़ रहा है, फिर से अगेन ग्राउंड पे खड़े होके पहले ही क्या करवा लो, लेवल लिख लो अपने लेवल बुक में। जब गड्ढा हो जाए, एक्सकवेशन हो जाए नीचे, फिर से लेवल ले लो, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, आपका डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन होगा। ऑलराउंड एक्सकवेशन 75 सेंटीमीटर, मतलब चारों तरफ आपको 750 mm की क्या कर रहा है, ये परमिशन दे रहा है। मतलब आप समझ में आ गया, यदि कल को CPWD का प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है तो आपको समझ में आ गया मेजरमेंट कैसे करना है एक्सकवेशन का, एकदम आसान सा तरीका। ये पूरा कंप्लीट डिटेल जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एक पार्ट में नहीं है भैया, इतना लंबा ये स्पेसिफिकेशन देख रहे हो, खत्म ही नहीं हो रहा। ये डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, ये डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन कोई नहीं सिखा रहा, किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं है, केवल सिविल गुरुजी के अलावा ये केवल एक जगह अवेलेबल है, वो है कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स के अंदर, जहां पे आपको पूरा डिटेल में मिलता है। अब देखिए डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन से क्या होता है, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन से बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर को सुपरवाइजिंग स्टाफ और ओनर दोनों को काम में क्या हो जाता है, सेटिस्फैक्शन होती है, क्योंकि इसी के दौरान काम होगा जो पहले से फिक्स्ड हो चुका, वही स्पेसिफिकेशन यूज करके हमको क्या करना है, काम को परफॉर्म करना है। अब चलते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट की ओर। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट जो आया यहां पर वो है रेट्स। देखिए डिफरेंट आइटम के वर्क के क्वांटिटी को ड्राइंग से एस्टिमेट किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियसली बताया, और फिर उन्हें रेट से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई करके क्या निकालते हैं हम, कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। इसलिए अलग अलग आइटम के लिए रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन करने के लिए। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यूजुअली क्या करते हैं, करंट शेड्यूल ऑफ रेट्स प्रोवाइड करते हैं पर यूनिट वर्क, मटेरियल, लेबर वेजेस, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा को ऐड ऑन करने के बाद एक पर यूनिट रेट दिया जाता है। अगर आपके शेड्यूल में रेट नहीं मिलता तो उसको एनालिसिस से वर्कआउट किया जाता है, मतलब उसका रेट एनालिसिस किया जाता है, जब आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल का एक आइटम का रेट मिल के आता है। दोस्तों इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है अपडेटेड मोड ऑफ मेजरमेंट। देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन या एडिशन के लिए सही क्वांटिटीज को डिटरमाइन करने के लिए अपडेटेड मेजरमेंट जरूरी होते हैं। जैसे कि अगर मुझे आज प्लास्टरिंग वर्क करना है तो प्लास्टरिंग वर्क करने के लिए मुझे BIS मतलब IS कोड 1200 पार्ट नंबर 12 का यूज करना पड़ेगा। क्यों यूज करना पड़ेगा, जो मुझको बताता है कि अगर किसी भी वॉल के अंदर अगर डोर है, विंडो है, तो उसमें कितना एडिशन और कितना डिडक्शन करना है। या फॉर एग्जांपल आज मुझे कंक्रीटिंग करनी है और वहां पे एक प्लंबिंग पाइप आ गया मुझे स्लैब कास्टिंग करने के दौरान, तो वहां पे मुझे कितना एडिशन और कितना मुझे सेफ साइड मिलता है या कितना मुझे डिडक्शन, कहां पर डिडक्शन नहीं करना। या कल को मुझे ब्रिक वर्क का मेजरमेंट करना है तो ब्रिक वर्क के मेजरमेंट करने के लिए मुझे हाफ ब्रिक वॉल का मेजरमेंट कैसे करना है और फुल थिकनेस का ब्रिक वर्क का मेजरमेंट कैसे करना है, कौन बताएगा मुझको, अपडेटेड मोड ऑफ मेजरमेंट बताएंगे जो कि इस पूरे डिटेल को स्पेसिफाइड करते हैं। इसलिए IS कोड 1200 पढ़ना, जैसे मैंने प्रीवियस में बोला, पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों आता है स्टैंडिंग सर्कुलर्स। देखिए दोस्तों जो आइटम शेड्यूल ऑफ रेट्स में फिक्स नहीं होते हैं या वहां पे प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं तो उनके लिए क्या होता है, सर्कुलर्स निकाले जाते हैं। उन्हें अथॉरिटी जिससे आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जहां से आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, प्रोजेक्ट लिया है, वहां पर जो है एक सर्कुलर्स, हमें वहां पे एक एप्लीकेशन डाल के हमें सर्कुलर्स निकलवाने पड़ते हैं जिसमें हमें उस प्रॉपर आइटम का रेट एनालिसिस मिल पाए और हम अपने BOQ बनाने टाइम कॉस्ट का एनालिसिस इजीली
कर पाए। तो ये बात थी किसके बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इसलिए स्पेसिफिकेशंस को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी अहमियत इतनी है कि आप सभी सिविल इंजीनियर्स जब इसे पढ़ेंगे तभी आप लोग एक प्रॉपर बीओक्यू, बिल ऑफ क्वांटिटी और बिलिंग तक की जॉब रोल को इजीली निभा सकते हैं। और साथ में आपको काम को स्टैंडर्ड तरीका पता चल पाएगा, आपको काम किस तरह से करना होता है, काम कैसे करवाना होता है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे क्लाइंट और हमारे बीच में, कॉन्ट्रैक्टर्स या कंपनी के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप होता है, उसको फुलफिल कर सकते हैं हम लोग इस स्पेसिफिकेशन के द्वारा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो कि एस्टिमेशन के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। देखिए सबसे पहले बात हम करेंगे प्रोजेक्ट स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी की बारे में। देखिए जब हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन और कॉस्टिंग की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट का साइज, टाइप और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बड़े और कॉम्प्लेक्सिटी प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा डिटेल्ड और एक्यूरेट एस्टीमेट की जरूरत होती है। अब दोस्तों बात करते हैं हम डिटेल्स, प्लान्स एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में। देखिए क्लियर और डिटेल्ड आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग प्लान्स और स्पेसिफिकेशन एक्यूरेट एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आपने अभी देखा, मैंने जब आपको स्पेसिफिकेशन पढ़ा रहा था, हो सकता है आपको इन स्पेसिफिकेशन के बारे में इससे पहले जानकारी ना हो, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा जब आप एस्टिमेशन कॉस्टिंग कर रहे हैं तो पूरा डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन आपको जानकारी चाहिए, और साथ में दोस्तों आपको आर्किटेक्चरल ड्राइंग और स्ट्रक्चरल ड्राइंग के कंप्लीट प्लान्स अवेलेबल होने चाहिए, तभी आप एक एस्टिमेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट स्कोप में कोई कंफ्यूजन हो तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अब हम दोस्तों बात करेंगे मटेरियल कॉस्ट के बारे में। देखिए मटेरियल का कॉस्ट जैसे कि क्वालिटी और अवेलेबिलिटी कॉस्टिंग में एक अहम हिस्सा है। सही मटेरियल टेक ऑफ और करंट मार्केट प्राइस से ही हम मटेरियल कॉस्ट का सही अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए मटेरियल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हुए आपको इन बातों का ध्यान देना है। अब दोस्तों बात करते हैं हम लेबर कॉस्ट के बारे में। देखिए लेबर का जो खर्चा है जिसमें उनके वेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, प्रोडक्टिविटी रेट शामिल होते हैं, जिसके लिए हम IS कोड 727/1974 का इस्तेमाल भी करते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए, या सिविल गुरुजी के जो कोर्स है कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस, उसमें रेट एनालिसिस में इन प्रोडक्टिविटी पार्ट को भी बेसिकली शामिल किया गया है। और देखिए ये जो कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग का एक बड़ा हिस्सा है लेबर की सही एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट के लिए वर्कफोर्स की जरूरत को डिटरमाइन करना, क्योंकि जब लेबर की जो कॉस्ट होगी बेसिकली ये इंक्रीज ना हो, मतलब कि आपके जब ड्यूरेशन इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली आपके लेबर की कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सही मायने में आपको लेबर के प्रोडक्टिविटी के अनुसार सही जगह पर उनको रिलोकेट करना पड़ेगा कि कौन सी साइट, कौन से ऐसा वर्क है जिसमें कौन सा लेबर वहां पे वर्क कर रहा है। कि मान लीजिए शटरिंग वाला आज खाली है तो भैया शटरिंग वाला ऐसी कहां जगह है जहां पे हम फॉर्म वर्क को शटरिंग वाले मजदूर से लगवा सकते हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहां पे आज कंक्रीटिंग मशीन काम कर रहा है। तो ये बेसिकली हमें डिटरमाइन करते रहना है। नेक्स्ट आता है यहां पे इक्विपमेंट कॉस्ट। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इक्विपमेंट कॉस्ट को समझना। देखिए कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जैसे कि एक्सकावेटर हो गया, क्रेन्स होते हैं, बुलडोजर्स हैं, बुलडोजर्स की जो लागत को भी प्रोजेक्ट का बजट में शामिल करना पड़ता है। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप के एक्सकावेटर हैं, क्रेन्स हैं, तो एस्टिमेशन बनाते टाइम इनकी कॉस्ट का आपको ध्यान रखना है। अगर आप शेड्यूल ऑफ रेट्स में बात कर रहे हैं कि शेड्यूल ऑफ रेट्स में आपके पास जो यूनिट रेट है अवेलेबल है, तो भाई एक्सकावेशन में इनका पैसा पहले से एड ऑन किया जाता है, मतलब शामिल कर लिया जाता है। यदि आप रेट एनालिसिस कर रहे हैं तो भाई इनका पैसा एड ऑन करके चलो उन यूनिट रेट को बनाने के लिए, जो रेट आप बनाने वाले हैं एक आइटम का। क्योंकि ऐसा नहीं होगा सीमेंट का रेट 350 तो आपने 350, तो सीमेंट तो है ही नहीं भाई। आपने सीमेंट से क्या बनाया, आपने कंक्रीट बनाया, उस कंक्रीट का पैसा है ना, तो उसमें शामिल करने की बात कर रहा हूं। उस पूरे कंक्रीट को करने में किसकी कॉस्ट लग रही है, मटेरियल की लग रही है, लेबर की लग रही है, कैरेज की लग रही है, या ये टूल्स एंड इक्विपमेंट है इनकी कॉस्टिंग लग रही है। इन सबको इंक्रीज करके कंक्रीट की कॉस्ट आती है, जिसमें सीमेंट का पैसा, सैंड का पैसा, एग्रीगेट का पैसा क्या है, इन्वॉल्व है। मैं इनकी बात कर रहा हूं आपको। तो इक्विपमेंट का डिसीजन रेंट पर है या परचेज है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं ओवरहेड कॉस्ट की तरफ। देखिए जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या इंश्योरेंस, परमिटेड और दूसरे इनडायरेक्ट कॉस्ट जैसे ओवरहेड भी एस्टिमेशन प्रोसेस के दौरान देखने पड़ते हैं। कि जितनी भी तरह के इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं जो आपके प्रोजेक्ट को हार्म कर सकते हैं, लाइक कि आज एक्सकवेशन किया, पानी गिर गया, तो ये क्या है, बेसिकली एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ये आपके कॉस्ट, क्योंकि पानी को निकालना पड़ेगा, पंप आउट करना पड़ेगा, या फिर फॉर एग्जांपल आपके साइट पर कुछ ऐसे हादसे हो गए जिनके कारण आपका प्रोजेक्ट रुका हुआ, तो ये क्या है, आपके
बेसिकली इनडायरेक्ट कॉस्ट है। साथ में दोस्तों जैसे कि आपकी साइट पर आपको ऑफिसेज बनाना है तो ओवरहेड चार्जेस में बेसिकली इसको इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है कंटीजेंसीज एंड रिस्क। देखिए बजट में एक कंटीजेंसीज अलाउंस इंक्लूड करना चाहिए ताकि अनप्रेडिक्टेड इवेंट्स या प्रोजेक्ट स्कोप में बदलाव आने पर उसका सामना किया जा सके, क्योंकि रिस्क एनालिसिस से पोटेंशियल कॉस्ट ओवररन्स को पहचान कर उन पर काम किया जा सकता है। इसलिए मैं आपको लास्ट में बीओक्यू दिखाऊंगा और उसमें दिखाऊंगा 3 से 5% का बीओक्यू के लास्ट में हमने कॉन्टीजेंसीज ऐड किया गया। बने रहिएगा, मैं बिल ऑफ क्वांटिटी कहां मिलेगा ये भी पूरा डिटेल में बताऊंगा और क्या बिल ऑफ क्वांटिटी कैसे बनाया जाता है, क्या उसमें पार्ट इन्वॉल्व होता है, इसके बारे में भी पूरा डिटेल अवेलेबल है। अब आता है लोकेशन एंड साइट कंडीशन। देखिए लोकेशन क्या होता है, जितने भी आपके लेबर हैं बेसिकली वो साइट तक पहुंच पाए, या आप उनके लिए लेबर हटमैन बना रहे हैं तो भाई लेबर हटमैन जो बना रहे हैं उनकी जो कॉस्टिंग आने वाली इंडायरेक्टली आपके बजट में, तो इनको भी आपको मद्देनजर रखना चाहिए जब आप एस्टिमेशन बना रहे हैं। और देखिए जनरली जो हमने कॉन्टीजेंसीज बन लिए हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये चार्जेस एड ऑन हो जाते हैं। और साथ में दोस्तों जो भी आपका साइट का कंडीशन है उसमें एनवायरमेंटली क्या इफेक्ट है, मिट्टी कैसी है, उसमें लोकेशन कहां पर है, सिटी से कितना आउटसाइड है, जो लोगों को आने में प्रॉब्लम हो, इनका मद्देनजर आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप उनको किस टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उसकी कॉस्टिंग आपके बजट पे आने वाली है, आपके प्रोजेक्ट पे आने वाली है, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये बात थी की फैक्टर्स इन एस्टिमेशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एस्टिमेशन में इन्वॉल्व करने चाहिए आपको। लेकिन अब हम बात करेंगे एस्टिमेशन बनता कहां है, कौन से ऐसे टूल्स हैं जिसमें और सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एस्टिमेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले टूल्स एंड सॉफ्टवेयर की बात करें तो सबसे पहले आप मेजरमेंट एंड बिल बुक, मतलब जो मेजरमेंट बुक होती है, एमबी बुक जिसको बोलते हैं, या जो कि पीडब्ल्यूडी का फॉर्म नंबर 23 भी होता है जनरली, या बिल बुक, इन पर आप एस्टिमेशन क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब रफली कॉपी पेन की सहायता से मेजरमेंट बुक के अंदर और बिल बुक के अंदर पेन की सहायता से इजीली लिख सकते हैं यहां पर। दूसरा आप कर सकते हैं एमएस एक्सेल का यूज, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर भी आप एस्टिमेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा उसके इमेजेस भी कि कैसा दिखता है वो। एमएस एक्सेल पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि सिंपल सा फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पे आपको वर्क करना है। आप गूगल का जो स्प्रेडशीट है वहां पर भी एस्टिमेशन बना सकते हैं, गूगल के स्प्रेडशीट पर भी एस्टिमेशन बनाया जा सकता है सेम फॉर्मेट का यूज करते हुए। और साथ में क्वांटिटी टेक ऑफ सॉफ्टवेयर आते हैं बहुत सारे, जैसे कि एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर हम बोलते हैं, प्लान स्विफ्ट है, कॉस्ट एक्स है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। और साथ में गुरुजी का भी अपना सॉफ्टवेयर यहां पर आ चुका है, गुरुजी बिल्ड कॉस्ट। गुरुजी बिल्ड कॉस्ट के अंदर भी पूरा एस्टिमेशन आसानी से बनाया जा सकता है और सॉफ्टवेयर से ऑब्वियसली काम को आसान किया जाता है। साथ में एमएस एक्सेल, गूगल स्प्रेडशीट और आपके गुरुजी बिल्ड कॉस्ट का इस्तेमाल करके एस्टिमेशन को बनाया जा सकता है। साथ में दोस्तों आईएस कोड, अब बात आती है टूल्स की। आईएस कोड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है और देखिए कौन सा आईएस कोड पढ़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे आईएस कोड है और आपने कितनों के नाम सुने मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दो। इस वीडियो को देखने से पहले आपने कौन कौन से आईएस कोड का नाम सुना हुआ है। जनरली मोस्ट अगर देखा जाए तो IS 456 और 800 का नाम मुझे इंजीनियर्स बताते हैं। मैंने बहुत सारे इंजीनियर्स से बात की ना, इसलिए मैं एक्सपीरियंस के आधार पे इन सब चीज़ों को बता देता हूं कि IS 456 और 800 की बात करते हैं। लेकिन जब भी आप एस्टिमेशन ड्रॉ कर रहे हैं सबसे मोस्ट प्राइमरली जो IS कोड आपको पढ़ने हैं वो है IS 1200। अब इसमें नंबर ऑफ पार्ट्स हैं। सबसे पहले 1 पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट है अर्थवर्क के ऊपर, देन नंबर ऑफ IS कोड 15 से 29, 15 तो स्पेशली पढ़नी बिल्डिंग के लिए और 29 तक बेसिकली जाते हैं बेसिकली पार्ट जो है आपको 1 से लेके 15 तक इनिशियल ही पढ़ना ही पड़ेगा। और दोस्तों मैं फ्यूचर में इसी चैनल पर वादा करके जा रहा हूं आपको, मेरे इस पूरे महीने जो वीडियो आपको मिलने वाले हैं वो IS कोड 1200 के ही मिलने वाले हैं। मैंने IS कोड 1200 के ऊपर पूरा कंप्लीट सीरीज चला रहा हूं। देखो सीरीज तभी फायदा देगी जब आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। इस वीडियो पे मैं उम्मीद कर रहा हूं, इस वीडियो में पूरा का पूरा उम्मीद कर रहा हूं कि 5000 लाइक्स तो मुझे एक हफ्ते के अंदर मिल जाएंगे और मैं आप लोग के लिए IS कोड 1200 की सीरीज। और देखो इन वीडियो को ना तब होते हैं, ये लाइक्स कब होते हैं, ये वीडियोस कब आती है, जब आप इस वीडियो को शेयर करते हो। जब शेयर करोगे तो ऑब्वियसली और लोगों का भी फायदा होगा और साथ में यहां पर जो है और इंजीनियर्स के पास मौका मिलता है इन सब चीजों को सीखने का। अब दोस्तों IS कोड 1200 आपको ध्यान से पढ़ना है। यदि आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग या क्वांटिटी सर्वेयर या फिर फॉर एग्जांपल आपको बिलिंग की ओर जाना है, आपको मोड ऑफ मेजरमेंट समझना है तो IS कोड 1200 आपको लेना होगा। हमने कोर्स के अंदर, चिंता मत करना, हमने कोर्स के अंदर एस्टिमेशन के अंदर, क्वांटिटी सर्वे के अंदर और बिलिंग के अंदर, कौन से कोर्स के अंदर है, कॉप्स के अंदर है। ये पूरी तीनों ही कोर्स जो मैंने नाम लिए हैं सभी में IS कोड 1200 का स्पेसिफिकेशन के आधार पर ही कोर्स को बनाया गया है स्पेशली। चलिए आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट के स्पेसिफिकेशन, जैसे अभी मैंने पास्ट में भी स्पेसिफिकेशन के
बारे में बताया कि जिस भी अथॉरिटी का आप वर्क कर रहे हैं उनके अपने अपने स्पेसिफिकेशन, लेकिन लगभग सेम सभी के आसपास ही रहते हैं। तो आपके उन स्पेसिफिकेशंस को भी जानना जरूरी है। देखिए लैंग्वेज हार्ड होती है लेकिन हमने आसान करा हुआ है। आसान कॉप्स के अंदर हमने आसान से लैंग्वेज में सिखाया हुआ है इसको, सीपीडब्ल्यूडी के बेसिकली स्पेसिफिकेशंस को सिखाया। तो गवर्नमेंट के स्पेसिफिकेशन हमें वर्कमैनशिप के बारे में बताते हैं, हमें काम करने के तरीके को बताते हैं, काम में कौन कौन से पॉइंट्स इन्वॉल्व करने हैं, कौन सा मटेरियल यूज करना है, ये सब पॉइंट्स को कौन बताएगा हमको? गवर्नमेंट के स्पेसिफिकेशन बनाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ब्रीफ डिटेल ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट। अब देखिए कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स हैं कि पहला स्टेप साइट क्लियरेंस कराना है आपको। सबसे पहला काम, जब भी साइट पे पहुंचो पहला काम साइट क्लियरेंस करा दो। कब? जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है और आज जॉब लगी आज ही साइट क्लियर, नहीं 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 नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मैं आपको बताना चाह रहा हूं आज प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो पहला दिन है। अब क्या करें? भीषण वहां पे जो घास है, पेड़ पौधे हैं, वेजिटेशन है, अब साइट का क्लियरेंस कराना बहुत जरूरी है। क्लियरेंस मतलब क्या होता है? साइट की साफ सफाई, दूसरा गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनसे बेसिकली आपके जो परमिशन वगैरह लेना, ये सब काम पहले दिन आपका बेसिकली हो जाना चाहिए। दूसरा काम उस पर जब हो जाए तो लेआउट्स वगैरह करवा के, सेंटर लाइन लेआउट करवाओ, वहां पे कॉलम फुटिंग की मार्किंग करवा के एक्सकावेशन का काम स्टार्ट करा दो। तीसरा काम कि भैया सैंड फिलिंग और पीसीसी का काम स्टार्ट करो जिससे हार्ड स्टेटा मिल जाए। चौथा काम फुटिंग वहां पे प्रोवाइड कर दो। फुटिंग जो भी आपके फुटिंग दी गई है, ट्रेपेजॉइडल है, स्टैप्ड है, रेक्टेंगुलर है, राफ्ट है, मैट है, कौन सा फुटिंग है वो आप प्रोवाइड कर दो। और ध्यान रखिएगा कॉलम फुटिंग जब प्रोवाइड करते हैं तो सेंटर पॉइंट मार्क करते हैं जो सेंटर लाइन लेआउट में आपने किया हुआ है। इसके बाद आपके पेडेस्टल कॉलम्स हैं, बैक फिलिंग्स हैं, आपके प्लिंथ लेवल का वर्क होगा। इसके बाद सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, प्लास्टरिंग वर्क है, पेंटिंग वर्क है। ये सारे के सारे जो वर्क होते हैं इनके स्टेप्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सा स्टेप किसके बाद कौन सा स्टेप हमको यूज करना है। तो ये होता है आपका ब्रीफ डिटेल ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। अब आता है सीपीडब्ल्यूडी के डीएसआर या शेड्यूल ऑफ रेट। जब भी आप कोई गवर्नमेंट बॉडीज के साथ में वर्क करते हैं, अथॉरिटी के साथ वर्क करते हैं, तो उनके कुछ रेट फिक्स्ड होते हैं अपने, जिस रेट पर वो आपको जो है पेमेंट करेंगे। अब पेमेंट करने के लिए आपके वो यूनिट्स रेट्स जो मैं आपको बता रहा था अभी, जो आपको निकालने पड़ेंगे। यदि आपको प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में वर्क करना है तो आपके पास खुद का रेट एनालिसिस होना चाहिए, है ना। खुद का रेट एनालिसिस आप करें। रेट एनालिसिस ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है अपने इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। लेकिन यदि आप सीपीडब्ल्यूडी, डीएसआर, शेड्यूल ऑफ रेट, तो इनका जब बिल बनाएंगे, आप बीओके बनाएंगे, तो इनके रेट्स को आपको फॉलो करना चाहिए, जो कि इनको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इनकी लैंग्वेज को समझना इंपॉर्टेंट है। ये भी बेसिकली आपको जो है हर एक पार्टिकुलर आइटम का रेट्स प्रोवाइड कर देते हैं इजीली, और एकदम आसान सा है इनको पढ़ना। हर एक स्टेट का अपना शेड्यूल ऑफ रेट होता है, हर एक अथॉरिटी का अपना शेड्यूल ऑफ रेट है, और साथ में जो सेंट्रल बॉडी है दैट इज सीपीडब्ल्यूडी, उसका अपना रेट ऑफ बॉडी है दैट इज डीएसआर। डीएसआर नाम से निकलता है, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स के नाम से निकाला जाता है। अब दोस्तों बात आती है मेजरमेंट शीट का फॉर्मेट कैसा दिखता है। देखिए मेजरमेंट शीट का फॉर्मेट जब हमने देखा तो यहां पर सबसे ऊपर लिखा होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरल गेस्ट हाउस। आप जिस पे भी बनाओगे, देखिए अभी मैंने टूल्स की जो बात की आपसे, मेजरमेंट एंड बिल बुक, आप एमएस एक्सेल पे बनाओ, आप गूगल स्प्रेडशीट पे बनाओ, या गुरुजी बिल्ड कॉस्ट, हमारा अपना गुरुजी बिल्ड कॉस्ट पे बनाओगे, तो भैया सेम ही आपको फॉर्मेट यूज करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरल गेस्ट हाउस। ये लिखा आपने। जो भी आपका प्रोजेक्ट है, आपका प्रोजेक्ट हो सकता है एम्स बनाना हो, आपका प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाना हो, आपका प्रोजेक्ट मॉल बनाना हो, आपने उसका नाम लिख दिया यहां पर। अब एसओआर आइटम, अब देखिए ये किसी स्टेट बॉडी का, इसलिए यहां पे एसओआर आइटम सेक्शन ए। सेक्शन ए क्या है? सिविल वर्क। सिविल वर्क कौन सा? जितना भी स्ट्रक्चरल वर्क है, फिनिशिंग का काम है, ये सब क्या है? सिविल वर्क में आएंगे। प्लम्बिंग वर्क सेक्शन बी होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क सेक्शन सी होगा। ऐसे अलग अलग नंबर ऑफ सेक्शंस हम डिवाइड कर देते हैं इनको। तो यहां पर क्या लिखा हमने, जो एसओआर की लैंग्वेज है वो यहां पर लिखा कि भैया सबसे पहले यहां पर क्या होगा? सरफेस ड्रेसिंग हो रहा है, मतलब क्या होता है? साइड का क्लियरेंस किया जा रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया। उसका मेजरमेंट, जो मैंने आपको बताया एस्टिमेशन में क्या करना है सबसे पहले प्रोसेस में, देखिए यहां पर ध्यान से देखिए कि एस्टिमेशन का पहला प्रोसेस एस्टिमेट द क्वांटिटी। अब देखिए क्वांटिटी कहां निकली? ये निकली क्वांटिटी। किसकी निकली क्वांटिटी? साइट क्लियरेंस की क्वांटिटी कितनी निकली? 630 स्क्वायर मीटर। 630 स्क्वायर मीटर क्या निकली है? साइट क्लियरेंस की क्वांटिटी निकली। कैसे? लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और विड्थ की मल्टीप्लाई करनी हमने प्लॉट की। जितने प्लॉट में हमको सफाई करवानी है, साइट को क्लियर करवाना है हमको, उसकी मल्टीप्लाई करके 630 स्क्वायर मीटर यहां पर क्वांटिटी आई है। इसके अलावा एक्सकवेशन हमने F1 और F2 फुटिंग, दो फुटिंग थे अलग अलग, उनके लिए किया। तो F1 फुटिंग 25, लेंथ थी 1.5 मीटर, विड्थ थी 2 मीटर, और गहराई जो थी वो थी 1.90, आ गया 142.50 की। एकदम आसान है भाई, एस्टिमेशन द क्वांटिटी, यही तो है क्वांटिटी। यहां पे हमने निकाल दी। सेम जिस पार्ट के लिए आपने एक्सकवेशन किया, आपने सीएफ, जो सीएफ फुटिंग है आपका, उसके लिए एक्सकवेशन किया। बिलो ग्रेड बीम आउटसाइड द वॉल, वॉल के आउटसाइड जो बीम आपने प्रोवाइड किया, जो आपने बेसिकली बाउंड्री वॉल में करी है, वो है यहां पर बाउंड्री वॉल का दिया हुआ है। प्लिंथ प्रोटेक्शन के लिए आपने एक्सकवेशन किया है। उन सबका बेसिकली यहां पर क्या दिया हुआ है? डेटा यहां पे क्वांटिटी के रूप में
में निकाला गया है। तो इसको बोलते हैं मेजरमेंट शीट का फॉर्मेट, जो कि आप लोग के लिए MS एक्सेल में बना सकते हैं। आप इसको मेजरमेंट बुक में तो फॉर्मेट बना हुआ आता है, उसमें फिलअप कर सकते हैं, इस गूगल के स्प्रेडशीट पे बना सकते हैं, या फिर गुरुजी बिल्ड कॉस्ट सॉफ्टवेयर में तो ये बना हुआ आता है, बस आपको एक्सट्रैक्ट करनी होती है क्वांटिटी की, उसमें टाइम बचता है कहीं ना कहीं। फिर आता है आपका मेजरमेंट शीट, या ऑब्वियसली ये मेजरमेंट शीट है क्लोज टिम्बरिंग के लिए, प्लिंथ इन सैंड क्रशर डस्ट जो आपने फिलिंग करवाने उसके लिए है ये। अब आता है बिल ऑफ क्वांटिटी फॉर्मेट, इसमें निकलता है फाइनल हमारा बजट। इसमें सबसे पहले नेम ऑफ वर्क, कंस्ट्रक्शन ऑफ गेस्ट हाउस, इंजीनियर का नाम लिखा हुआ है, टेंडर वैल्यू निकली हुई है कि 1,81,69,820 रुपए यहां पर क्या है टेंडर की वैल्यू है। यहां पर हमने उन कोड नंबर लिखे हुए हैं। कोड नंबर मतलब देखिए, जैसे कि मुझे आप इनवाइट करो यदि अपने घर आने के लिए, करोगे क्या इनवाइट? कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो, इनविटेशन के साथ आप मुझे इनवाइट करो और आप मुझसे बोलो कि सर आपको जो है कानपुर आना है, क्या मैं आपके घर पहुंच पाऊंगा? ऑब्वियसली नहीं पहुंच पाऊंगा आपके घर पे। कानपुर में भाई इतने सारे घर हैं, कहां पहुंचूंगा मैं कानपुर? आपने मुझसे बोला सर आप जो है सिविल लाइंस कानपुर में आ जाइए, तब मैं आपके घर पहुंच सकता हूं क्या? नहीं पहुंच सकता, सिविल लाइन भी बहुत बड़ा होगा। आपने मुझसे बोला सर्वोदय स्कूल के पास सिविल लाइंस कानपुर, अब पहुंच पाऊंगा आपके घर पे? नहीं पहुंच पाऊंगा, सर्वोदय स्कूल के आसपास बहुत सारे घर होंगे। लेकिन आपने मुझसे कहा 28 स्ट्रीट नंबर 2 नियर सर्वोदय स्कूल सिविल लाइंस कानपुर, अब पहुंच जाऊंगा आपके घर पे? कमेंट बॉक्स में चाहूंगा मैं आपसे, ऑब्वियसली मैं आपके घर इजीली पहुंच सकता हूं। अब सेम इसी तरह से जो भी आपका बिल ऑफ क्वांटिटी BOQ चेक करेगा, जो भी वो पर्सनैलिटी होगा जो आपका BOQ चेक करने वाला है, उसको पता हो कि भैया ये जो रेट लिख रहा है ये रेट कहां से लिखा उसने, उसका रेफरेंस क्या था। उसका रेफरेंस लिखने के लिए यहां पर कोड डालना बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहां पर 2.8, तो जो SOR है जैसा कि मैंने आपको बताया था, उस SOR के, कौन सा SOR, जो भी SOR यहां पर यूज किया गया है, शेड्यूल ऑफ रेट यूज किया गया है, उसका कोड नंबर यहां पर बेसिकली क्या करा है हमने मेंशन किया हुआ है। सेम उसका सब हेड मेंशन किया हुआ है, जिस सब हेड के अंदर उसकी क्या है रेट लिखा हुआ है। ये बेसिकली क्वांटिटी है, दोनों का मल्टीप्लाई करा, अमाउंट आ गया 54,834 रुपए, मतलब एक्सकवेशन करने में 54,834 रुपीज लगने वाले हैं। पता चल गया? अब जब एक्सकवेशन करने से पहले पता चला, जब एक्सकवेशन करवाएंगे तो हमें आइडिया होगा कि भाई आज जेब में 54,000 रुपए का फटका लगने वाला है, 54,000 रुपए का खर्चा होगा। पता चल गया ना बजट। देखो ये था पूरा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। अब समझ में आया ना एस्टिमेशन कॉस्टिंग कितना आसान है। फिर इसके बाद सरफेस ड्रेसिंग ऑफ द ग्राउंड इंक्लूडिंग, मतलब सफाई करवानी है ग्राउंड की, क्वांटिटी ये रही, रेट ये रहा, कोड नंबर कहां से पता चला हमें रेट, इस वाले कोड नंबर से पता चला, दैट इज दिस, अमाउंट आया 8,000 रुपए। फिर हमें यहां पर क्या करना है, सप्लाइंग एंड फिलिंग करवानी है हमें, मतलब फिलिंग करानी है, उसका रेट लिखा हुआ है। फिर यहां पर सीमेंट कंक्रीट करवाना, आप देखिए यहां पर देखिए ध्यान से, सीमेंट कंक्रीट कराना है और मुझको यहां पर PCC करवा रहा हूं, 12 क्यूबिक मीटर है, 12.56 क्यूबिक मीटर, रेट ये दिया है 90,763 रुपए का खर्चा यहां पर आएगा। मतलब मुझे पता है जिस दिन PCC कराऊंगा 90,000 रुपए का खर्चा आने वाला है, तो भैया जेब में होने चाहिए 90,000 रुपए। बस यही क्या है आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग। सेम इसी तरह से फाइनली हम क्या निकाल पाते हैं, अपना बजट, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ये दूसरा सब है जो मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में, देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा है सेक्शन ए। सेक्शन ए क्या है, सिविल वर्क। तो सिविल वर्क का जो रेट आया वो ये आया, सिविल वर्क का टोटल फाइनल अमाउंट क्या है हमारा, ये आया टोटल फाइनल अमाउंट। फिर कॉस्ट ऑफ प्लम्बिंग वर्क, मतलब सेक्शन बी, उसका ये आया कॉस्ट। इलेक्ट्रिकल वर्क कॉस्ट ऑफ सी, ये आ गया हमारा वर्क, सबको ऐड करा, फाइनल अमाउंट ये आ गया। 3 से 5% का कंटीजेंसीज ऐड कर दो, ऐसी कॉस्ट जो कैलकुलेट नहीं की जा रही है, जो फ्यूचर में आ सकती है। बारिश होगी, गड्ढे में पानी भरा, एक्सकवेशन करा के बैठे हुए थे, पानी भर गया, निकालना पड़ेगा, पहले से इमेजिन नहीं कर सकते। ये क्या है, अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जा रही हैं, तो इनके लिए क्या करते हैं 3 से 5% की कंटीजेंसीज हम क्या करते हैं ऐड ऑन करके एक फाइनल प्रोजेक्ट का अमाउंट पहुंचा देते हैं, जो कि हमारा ग्रैंड टोटल ऑफ द प्रोजेक्ट होता है। तो ये था बेसिकली बिल ऑफ क्वांटिटी का फॉर्मेट। दोस्तों आज के इस पूरे सेशन में, इस वीडियो नाम नहीं दूंगा, इस पूरे सेशन में आपने जाना एस्टिमेशन कॉस्टिंग की कंप्लीट डिटेल। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों के लिए वो ड्राइंग का पूरा सेट और साथ में एक एस्टिमेशन का फाइल और BOQ फाइल आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, आप जरूर देखिएगा। इस पूरे फाइल को डाउनलोड करके आप सीखने की कोशिश करो, जितना सीख पाते हो सीखो, नहीं सीख पा रहे तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूं कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स के अंदर। वहां पे पूरा का पूरा मैं आपको स्पेसिफिकेशन भी सिखा दूंगा, IS कोड भी सिखा दूंगा, साथ में एक ड्राइंग रीडिंग भी सिखा दूंगा, कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस भी सिखा दूंगा,
एस्टिमेशन की क्वांटिटी निकालना सिखा दूंगा, सीपीडब्ल्यूडी का डीएसआर और बिल ऑफ क्वांटिटी बना के पूरा बजट करके आप लोग को फारिग कर दूंगा, आप लोग को फ्री कर दूंगा वहां पे। अब दोस्तों एक बात जरा समझिएगा, ये जो मैंने फॉर्मेट आपको दिखाया है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। आपके हो सकता है किसी अलग अलग अथॉरिटी, अलग अलग कंपनीज में कुछ फॉर्मेट्स में चेंजेस हो जाते हैं, वेरिएशंस हो जाते हैं, लेकिन आपको क्या क्या रखना है जब आप बीओक्यू और एस्टिमेशन बनाते हैं तो आपको कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करनी होगी। फॉर्मेट अलग अलग दिख सकता है, कलर अलग अलग दिख सकता है, डजंट मैटर, करना क्या है, लिखना क्या है, आज वो सीख कर गए हैं आप लोग। और आप लोग के लिए ऐसे ही और वीडियोस हम पूरी सीरीज चला रहे हैं जिसमें आप क्वांटिटी सर्वे, बिलिंग, बीबीएस पूरा डिटेल से जानोगे, इसलिए बने रहिएगा इस पूरे सेशन में क्योंकि ये दिवाली होने जा रही है नॉलेज वाली और करना है खास। तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ। जय हिंद, जय भारत। और ये दिवाली नॉलेज वाली कमेंट बॉक्स में आप लोगों से चाहूंगा वीडियो पसंद आया हो तो इतना शेयर करो हर एक सिविल इंजीनियर के पास अनलॉकिंग द जर्नी ऑफ एस्टिमेशन कॉस्टिंग का ही मुद्दा हो।